बीमार करोड़पति की देखभाल कोई नहीं करना चाहता था जब तक कि एक दाई और उसके बच्चे उनके दरवाजे पर नहीं आए। अर्जुन सिंघानिया 38 साल के थे जब उनकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। दुर्घटना से पहले वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो हारना नहीं जानते थे। मुंबई की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों में से एक के लेवारमली मालिक, एक ही फोन कॉल पर करोड़ों के सौदे निपटाने के आदी, हमेशा बेदाग कपड़े पहने हुए और उस आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जिससे हर कोई उन पर भरोसा करता था, भले ही वे उन्हें मुश्किल से जानते हों। वह बांद्रा में एक विशाल घर में रहते थे जिसमें बड़ी खिड़कियां थीं जो शाम की रोशनी को अंदर आने देती थीं, और एक ऐसा बगीचा था जो किसी पत्रिका से निकला लगता था। उनके दोस्त, साझेदार, पार्टियां, लगातार यात्राएं और आखिरी मिनट तक भरा हुआ एक एजेंडा था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक ही रात में यह सब रुक जाएगा। यह एक शुक्रवार की रात थी। निवेशकों के साथ रात के खाने के बाद अर्जुन ने खुद अपनी एसयूवी चलाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने कुछ ड्रिंक ले रखे थे, वह नशे में नहीं थे। यह बात उन्होंने बाद में 1000 बार दोहराई, लेकिन वह आत्मविश्वासी थे, बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी। तेज बारिश हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी। गाड़ी चलाते समय उन्हें एक फोन आया। यह उनकी छोटी बहन प्रिया थी जो उनसे एक पारिवारिक मामले पर बात करना चाहती थी। अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया। एक ही सेकंड में एक ट्रक की रोशनी उनके सामने आ गई। उन्होंने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन टायरों ने जवाब नहीं दिया। टक्कर सूखी थी, क्रूर। मूर्ति धातु की आवाज उन लोगों के दिमाग में दर्ज हो गई जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। जब वह अस्पताल में जागे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपने पैर क्यों महसूस नहीं हो रहे थे। उन्होंने हिलने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने डॉक्टरों के तनावपूर्ण चेहरे देखे और जान गए कि कुछ बहुत गलत था। अगले कुछ सप्ताह सर्जरी, दर्द और पत्थरों की तरह गिरने वाली खबरों का मिश्रण थे। रीढ़ की हड्डी में चोट, अपरिवर्तनीय क्षति, फिर से चलने की न्यूनतम संभावना। जब उन्हें यह बताया गया तो अर्जुन रोए नहीं, बस अस्पताल की सफेद छत को देखते रहे, जैसे किसी के कहने का इंतजार कर रहे हों कि यह सब एक गलती थी। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा। जब वह आखिरकार घर लौटे तो वह आदमी नहीं थे जो उस रात गए थे। व्हीलचेयर उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। शुरुआत में उन्होंने घर पर अपने कार्यालय से कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनका स्वभाव बदल गया। वह अधीर, विस्फोटक हो गए। कोई भी छोटी सी बात उन्हें परेशान करती थी। अगर कॉफी पर्याप्त गर्म नहीं होती तो वह चिल्लाते। अगर ड्राइवर 5 मिनट देर से आता तो वह उसे निकाल देते। परिवार द्वारा काम पर रखी गई नर्सें कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाती थीं। कुछ रोते हुए चली जाती थीं, कुछ बस पहली शिफ्ट के बाद वापस नहीं आती थीं। अर्जुन मदद को ठुकरा देते थे, चोट पहुंचाने वाली टिप्पणियां करते थे, घंटों तक अपने अध्ययन कक्ष का दरवाजा बंद कर लेते थे। उनके पुराने दोस्तों ने उनसे मिलने आना बंद कर दिया। शुरुआत में वे हर हफ्ते आते थे, फिर हर महीने, जब तक कि वे बिल्कुल नहीं आए। घर पर बैठकें समाप्त हो गईं, बगीचा हरा भरा रहा, लेकिन अब कोई उसका आनंद नहीं लेता था। प्रिया ने उनके करीब आने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन चुपचाप उस कॉल के लिए उन्हें दोषी ठहराते थे जो टक्कर से कुछ सेकंड पहले उन्हें मिला था। उन्होंने यह सीधे तौर पर कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी ठंडी नजर ही उन्हें समझने के लिए काफी थी। कंपनी उनकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगी। हालांकि वह अभी भी मालिक थे। उन्होंने कई फैसलों को अपने बहनोई राजेश को सौंप दिया, जिन्होंने उनके ठीक होने तक मदद करने की पेशकश की थी। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया क्योंकि उनमें बहस करने की ऊर्जा नहीं थी। हर दिन पिछले जैसा ही था। जागना, छत को देखना, शहर की दूर की आवाज सुनना और एक ऐसे गुस्से को महसूस करना जिसे वह नहीं जानते थे कि कहाँ रखें। उन्हें कपड़े पहनने के लिए, हिलने डुलने के लिए, बगीचे में जाने जैसी सरल बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं था। उन्हें अपना प्रतिबिंब बैठा हुआ गतिहीन देखना पसंद नहीं था। फिजियोथेरेपी एक और यातना थी। डॉक्टर जोर देते थे कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वह व्यंग्य के साथ जवाब देते और समय से पहले सत्र छोड़ देते। धीरे धीरे उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। उन्होंने खुद को यह विश्वास दिला दिया कि यह उनका नया जीवन है और कुछ भी इसे बदलने वाला नहीं है। प्रेस, जो पहले उन्हें व्यापारिक साक्षात्कारों के लिए खोजता था, अब उस व्यवसायी के बारे में संक्षिप्त नोट प्रकाशित करता था जो लकवाग्रस्त हो गया था। कुछ लोग त्रासदी की बात करते थे, कुछ जीवन के सबक की। अर्जुन कुछ नहीं पढ़ते थे। उन्होंने घर पर अपने जिम से शीशे हटवा दिए क्योंकि वह खुद को वहां देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वहीं गतिहीन जहां वह पहले हर सुबह व्यायाम करते थे, रातें और भी बदतर थीं। खामोशी भारी हो जाती थी और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। टक्कर की यादें जोर से लौट आती थीं। ट्रक की आवाज, टक्कर, पेट्रोल की गंध,
वह दिल की धड़कन तेज होने के साथ पसीना बहाते हुए जागते थे। लेकिन अगले दिन वह फिर से उस मजबूत आदमी का मुखौटा पहन लेते थे जिसे किसी की जरूरत नहीं थी। महीनों बीतने के साथ उनका स्वभाव उनका सबसे बुरा दुश्मन बन गया। कर्मचारी उनके करीब होने पर सावधानी से चलते थे। किसी को नहीं पता था कि उन्हें अर्जुन का कौन सा रूप मिलेगा। वह घंटों तक चुप रह सकते थे और अचानक किसी छोटी सी बात पर भड़क सकते थे। बड़ा घर खाली लगने लगा था, जैसे दीवारों में उनके उस रूप की गूंज थी जो वह थे और अब नहीं थे। दुर्घटना के 2 साल बाद अर्जुन शायद ही अपनी संपत्ति से बाहर निकलते थे, निमंत्रण ठुकरा देते थे, कॉल को नजरअंदाज करते थे, एक नीरस दिनचर्या में कैद रहते थे। उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन उन्हें किसी भी चीज में कोई मतलब नहीं मिलता था। केवल एक चीज जो उन्हें गतिशील बनाए रखती थी वह उनका अभिमान था। वह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें कमजोर देखे, वह सहानुभूति नहीं चाहते थे। वह एक टूटे हुए व्यक्ति के रूप में देखे जाने के बजाय एक कठिन आदमी के रूप में देखे जाना पसंद करते थे। हालांकि अंदर ही अंदर ऐसे क्षण भी थे जब अकेलेपन का बोझ व्हीलचेयर से भी ज्यादा भारी लगता था। ऐसे क्षण जब वह खिड़की से बाहर देखते और पड़ोस के बच्चों को सड़क पर खेलते हुए देखते, बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए, और उन्हें एक खालीपन महसूस होता जिसे वह नहीं जानते थे कि कैसे भरें। लेकिन इसे स्वीकार करने के बजाय वह पर्दे बंद कर लेते और कहते कि कोई उन्हें परेशान न करे। ऐसे ही अर्जुन सिंघानिया जीते थे, अपने ही घर में कैद, एक अक्षुण्ण भाग्य और गुस्से से भरा दिल, यह सोचे बिना कि बहुत जल्द कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देगा और उनकी खोई हुई हर चीज का मार्ग बदल देगा। उस सुबह अर्जुन का घर सामान्य से अधिक शांत था। अभी 3 दिन ही हुए थे जब आखिरी नर्स उनके चीखने के बाद रोते हुए चली गई थी, क्योंकि उन्होंने एक तस्वीर को उसकी जगह से हिला दिया था। प्रिया हताश थी। उन्होंने कई एजेंसियों को फोन किया था, लेकिन जब वे अर्जुन सिंघानिया का नाम और बांद्रा का पता सुनते थे तो कई लोग बिना सोचे काम से इनकार कर देते थे। उनकी असहनीय व्यक्ति के रूप में ख्याति पूरे शहर में फैल चुकी थी। इसी बीच मुंबई के दूसरी तरफ एक बहुत ही साधारण कॉलोनी में राधा शर्मा अपनी बेटी सिया को एक छोटे टूटे कोने वाले दर्पण के सामने कंघी कर रही थी। वह 30 साल की थी। उसके बाल एक साधारण पोनीटेल में बंधे थे और आंखों के नीचे के काले घेरे छिप नहीं रहे थे। उनका बेटा अमित पहले ही मेज पर अपना नाश्ता का इंतजार कर रहा था। राधा ने 5वीं बार अपना सेल फोन देखा। उन्होंने ज्यादा उम्मीद के बिना देखभाल करने वाली के पद के लिए आवेदन भेजा था। वह घंटों के हिसाब से दाई का काम करती थी। जब काम मिलता तो घरों की सफाई करती थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। जब से उनके पति रवि की 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तब से सब कुछ मुश्किल भरा था। अस्पताल के कर्ज, किराया, बच्चों की स्कूल फीस। उस सुबह उन्हें वह फोन आया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एजेंसी ने बताया कि काम मुश्किल था, कि मरीज का स्वभाव खराब था और कई लोग 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाते थे। वेतन, हालांकि राधा को एक पूरे महीने में जितना मिलता था उससे कहीं ज्यादा था। उन्होंने अपने बच्चों को देखा और जान गईं कि वह इस अवसर को नहीं छोड़ सकती। उन्होंने उनसे वादा किया कि सब ठीक हो जाएगा और उन्हें अपनी पड़ोसी श्रीमती गुप्ता के पास छोड़कर उस पते पर बस ली जो उन्हें दिया गया था। जब वह अर्जुन के विशाल घर के सामने उतरी तो उन्हें लगा कि उनके पैर कांप रहे हैं। ऊंची रेलिंग, सही बगीचा, आधुनिक मुखौटा जो सम्मान पैदा करता था। उन्होंने अपनी साधारण कमीज ठीक की और घंटी बजाई। एक गार्ड ने खोला और उन्हें बिना कुछ कहे अंदर जाने दिया। फर्श इतना चमक रहा था कि राधा को अपने घिसे पिटे जूतों से उसे गंदा करने का डर लग रहा था। प्रिया ने उन्हें हॉल में प्राप्त किया। उन्होंने बिना किसी सजावट के स्थिति को जल्दी से समझाया। मेरा भाई जटिल है, उन्होंने कहा, लेकिन उसे मदद की जरूरत है। अगर आप रुकने का फैसला करती हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। राधा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह उस अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई जहां अर्जुन अपना अधिकांश दिन बिताते थे, तो उन्होंने उन्हें खिड़की से बाहर देखते हुए पीठ के बल देखा। व्हीलचेयर खिड़की के सामने थी और उनके हाथ बंधे हुए थे। प्रिया ने उनका नाम घोषित किया और लगभग तुरंत ही निकल गईं, जैसे वह उस क्षण का गवाह नहीं बनना चाहती थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे व्हीलचेयर घुमाई और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने नमस्ते नहीं कहा, उन्होंने बैठने की पेशकश नहीं की, बस पूछा कि वह अन्य लोगों की तरह भागने से पहले कब तक रुकने वाली हैं। राधा ने उन शब्दों का प्रहार महसूस किया, लेकिन उन्होंने अपनी नजर नीचे नहीं की। उन्होंने जवाब दिया कि वह भागने नहीं बल्कि काम करने आई थीं। अर्जुन ने एक सूखी हंसी छोड़ी और कहा कि पहले दिन हर कोई यही कहता है। उन्होंने ठंडे लहजे में समझाया कि उन्हें सहानुभूति या सलाह की जरूरत नहीं है, कि अगर वह वहां थीं तो केवल आदेशों का पालन करने के लिए थीं और कुछ नहीं। राधा ने बिना बहस किए सिर हिलाया, करीब गईं
और उनसे उनकी दिनचर्या पूछी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ये जानकर हैरान थे कि उन्होंने दया के साथ बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि उस समय वह आमतौर पर कंपनी के दस्तावेज देखते थे और उन्हें मदद की जरूरत नहीं थी। वह कुछ सेकंड तक खड़ी रहीं, यह नहीं जानती थीं कि जाना है या रुकना है। आखिरकार उन्होंने अव्यवस्थित कागजों से भरी डेस्क को थोड़ा व्यवस्थित करने का फैसला किया। अर्जुन उन्हें ध्यान से देख रहे थे, यह उम्मीद कर रहे थे कि वह कुछ गलत करेंगी ताकि वह उन्हें डांट सकें। जब उन्होंने एक फाइल को हिलाया तो उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की और उनसे कहा कि बिना अनुमति के कुछ भी न छुएं। राधा तुरंत रुक गईं और उनसे पूछा कि वह सब कुछ कैसे रखना पसंद करते हैं। इस जवाब ने उन्हें थोड़ा चौंका दिया। उन्हें इसकी आदत नहीं थी कि कोई उन्हें बिना डर के जवाब दे, लेकिन चुनौती के साथ भी नहीं। पहला टकराव अपरिहार्य था। खाने के समय राधा वह प्लेट लाई जो रसोइये ने तैयार की थी। अर्जुन ने मुश्किल से एक निवाला चखा और कहा कि वह ठंडी थी। उन्होंने प्लेट को छुआ और पाया कि वह गर्म थी। बिना बहस किए वह उसे वापस रसोई में ले गईं और कुछ मिनट बाद उसे वापस लाईं। अर्जुन ने उनकी शिकायत का इंतजार करते हुए उन्हें देखा। उन्होंने बस पूछा कि क्या उन्हें कुछ और चाहिए। हवा में तनाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई भी शब्द लड़ाई को जन्म दे सकता था। दोपहर में राधा ने उन्हें छत पर जाने में मदद की। शुरुआत में यह हरकत अनाड़ी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें दृढ़ता से संभाला। अर्जुन परेशान हो गए जब उन्हें लगा कि उनका संतुलन बिगड़ रहा है और उन्होंने उनसे उन्हें छोड़ने के लिए कहा। राधा ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उन्हें यह सुनिश्चित न हो गया कि वह स्थिर थे। उन्होंने उन्हें गुस्से से देखा, लेकिन कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उन्होंने काफी समय से नहीं दिखाया था। आश्चर्य, किसी ने भी उन्हें ऐसे बिना काम पे नहीं संभाला था। रात होने पर प्रिया अपने भाई से यह पूछने वापस आईं कि उन्हें नई देखभाल करने वाली कैसी लगी। अर्जुन ने जवाब दिया कि वह अन्य लोगों जैसी ही थी, कि वह उम्मीदें न लगाएं। लेकिन जब राधा ने यह कहते हुए विदा ली कि वह अगले दिन 8 बजे वापस आएंगी, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि वह वापस न आए। यह छोटा सा अंतर प्रिया की नजर से नहीं बच पाया। बाहर बस स्टॉप की ओर चलते हुए राधा ने दिन का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया। यह आसान नहीं रहा था। अर्जुन जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठोर थे, लेकिन उन्होंने छत पर उनकी मदद करते समय उनकी आंखों में कुछ देखा भी था। वह केवल गुस्सा नहीं था, वह डर था, वह हताशा थी। वह एक ऐसा आदमी था जिसे नहीं पता था कि उस शरीर में कैसे जीना है जो अब उसकी बात नहीं सुनता था। राधा ने अपने बच्चों और उस वेतन के बारे में सोचा जो उन्हें वादा किया गया था। उन्होंने रवि के बारे में सोचा और कैसे जीवन बिना किसी चेतावनी के बदल जी जाता है। उन्होंने खुद से वादा किया कि वह टिकी रहेंगी, कि वह पहली चीख पर हार नहीं मानेंगी। इसी बीच बड़े घर में अर्जुन उस दरवाजे को देखते रहे जहां से वह निकली थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह महिला अन्य लोगों की तरह प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रही थी। उन्हें दया नहीं आई। उन्होंने भाषण देने की कोशिश नहीं की। जब उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की तो वह भाग नहीं गई। उन्होंने खुद से कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कुछ दिनों में वह सभी की तरह चली जाएगी। लेकिन उस रात जब चुप्पी फिर से घर में भर गई तो उन्होंने पहली बार बहुत समय में सोचा कि शायद कोई उन्हें वास्तव में जैसे थे वैसे देखने के लिए बिना डर के अंदर आया था। और यह बात, भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उन्हें परेशान कर गई। अर्जुन के घर में राधा के शुरुआती दिन कांच पर चलने जैसे थे। हर सुबह वह समय पर आती थी, अपने बालों को बांधे हुए और एक छोटी नोटबुक के साथ जिसमें वह समय सारिणी, दवाएं और कोई भी विवरण लिखती थी जो उसे गलतियां न करने में मदद कर सके। अर्जुन तब तक जाग चुके होते थे जब वह अध्ययन कक्ष में दाखिल होती थी। कभी कभी वह ऐसा दिखाते थे जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो। कभी कभी वह सीधे उसे देखते थे, जैसे कि उन्हें यह कहने का कोई कारण तलाश रहे हों कि वह वापस न आए। माहौल सुबह से ही भारी रहता था। अगर राधा पर्दे खोलती ताकि रोशनी अंदर आ सके तो वह कहते कि चमक उन्हें परेशान कर रही है। अगर वह उन्हें बंद रखती तो वह पूछते कि घर गुफा जैसा क्यों लग रहा है। कुछ भी ठीक नहीं लगता था। एक सुबह जब वह व्हील चेयर के कुशन ठीक कर रही थी ताकि उनकी पीठ में दर्द न हो, तो अर्जुन ने उनसे कहा कि उन्हें विकलांगों जैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। राधा रुक गईं, उन्हें देखा और जवाब दिया कि वह उन्हें ऐसा नहीं देखती, कि वह सिर्फ अपना काम कर रही थी। उन्होंने एक छोटी सी हंसी छोड़ी और कहा कि हर कोई यही कहता है। यह वाक्य लगातार दोहराया जाने लगा। हर कोई यही कहता है, हर कोई रहने का वादा करता है, हर कोई चला जाता है। राधा बिना उलझे सुनती रही। लंबे शब्दों में जवाब देने के बजाय वह कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती थी। वह उन्हें उनकी पसंद की कॉफी लाती थी, कड़क और बिना चीनी के। उन्होंने जल्दी ही सीख लिया कि हर दस्तावेज कहाँ रखा जाता है। उन्होंने देखा कि भले ही वह अव्यवस्थित लगते थे,
लेकिन उनका अपना एक सिस्टम था। उन्होंने यह भी देखा कि अर्जुन बहुत समय तक बगीचे को बिना कुछ कहे देखते रहते थे। एक दिन उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह थोड़ी देर बाहर जाना चाहेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि वह कोई तमाशा नहीं थे जिसे घुमाया जाए। राधा ने जोर नहीं दिया, बस कहा कि जब सिरदर्द होता है तो ताजी हवा कभी कभी मदद करती है। उस दोपहर उन्हें देखे बिना अर्जुन ने स्वीकार किया। स्थानांतरण असहज था। अर्जुन को यह महसूस करना पसंद नहीं था कि उन्हें एक दरवाजा पार करने के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब एक पहिया चौखट में अटक गया तो उन्होंने आर्मरेस्ट पर जोर से मारा। राधा शांत रहीं और सावधानी से पहिया को मुक्त किया। बगीचे में चुप्पी लंबी थी। पक्षियों की आवाजें और एवेन्यू पर कारों की दूर की आवाज सुनाई दे रही थी। राधा बिना उनकी जगह में दखल दिए पास की बेंच पर बैठ गईं। अर्जुन ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा। वह ज्यादा बात नहीं करती थी। उन्होंने उनसे कोई रहस्य उगलवाने की कोशिश नहीं की। यह उन्हें भ्रमित करता था। पिछले दिनों कुछ नर्सों ने उनसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछे थे, उनकी भावनाओं के बारे में बात करने की कोशिश की थी। वह उन्हें तुरंत चुप करा देते थे। राधा के साथ यह अलग था। वह बस वहीं थी, लेकिन तनाव गायब नहीं हुआ। एक दोपहर जब वे कंपनी के कुछ कागजात देख रहे थे जो कुरियर से आए थे, राधा ने देखा कि कुछ संख्याओं को पढ़ते हुए अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। बिना सोचे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी को बुलाने की जरूरत है। अर्जुन भड़क गए। उन्होंने उनसे कहा कि वह उस मामले में दखल न दें जिसे वह नहीं समझती थीं कि उनका काम व्यवसाय पर राय देना नहीं था। उनकी आवाज जितनी उन्होंने उम्मीद की थी उससे ज्यादा तेज निकली। राधा हैरान होकर एक कदम पीछे हट गईं, लेकिन रोई नहीं और नहीं बहस की। उन्होंने बस कहा कि वह सिर्फ मदद करना चाहती थीं। अर्जुन ने अपनी व्हील चेयर घुमाई और उन्हें अपनी पीठ दिखाई। उस दिन लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। शाम ढलने पर प्रिया ने यह पूछने के लिए फोन किया कि सब कैसा चल रहा था। अर्जुन ने जवाब दिया कि सब हमेशा की तरह था। जब प्रिया ने राधा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे देखेंगे कि वह कब तक टिकती है। उसी रात राधा लगभग वापस नहीं आई थी। अपने घर में जब वह अमित को होमवर्क में मदद कर रही थीं और सिया को स्कूल की कोई बात बता रही थीं, उन्होंने अर्जुन की चीखों, उनकी ठंडी नजर के बारे में सोचा। उन्होंने कम मुश्किल नौकरी खोजने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उन्होंने सप्ताह के पहले भुगतान वाला लिफाफा खोला और समझा कि वह हार मानने का जोखिम नहीं उठा सकती थीं। अगले दिन वह वापस आ गईं। अर्जुन उन्हें ऐसे आते देखकर हैरान हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए बदल गई। उस सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने एक छोटी सी प्रगति को चिह्नित किया। अर्जुन ने एक किताब लेने की कोशिश, वह ज्यादा झुक गए और संतुलन खो दिया। राधा ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और गिरने से पहले उन्हें संभाला। कुछ सेकंड तक वे बहुत करीब रहे। अर्जुन हाँफ रहे थे, प्रयास से ज्यादा गुस्से से। वह उम्मीद कर रहे थे कि वह कुछ कहेंगी, जैसे सावधान रहो या मैंने तुमसे कहा था, लेकिन राधा ने बस व्हील चेयर ठीक की और बिना कोई टिप्पणी किए उन्हें किताब दे दी। यह चुप्पी अलग थी, यह असहज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह समझती थी कि उन्हें अपनी सीमा की याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। दिनों के बीतने के साथ उन्होंने छोटी, लगभग मजबूरन बातचीत शुरू कर दी। अर्जुन ने पूछा कि उनकी उम्र की एक महिला इतना भारी काम क्यों करती थी। राधा ने जवाब दिया कि उनके 2 बच्चे थे और बहुत सारे बिल चुकाने थे। उन्होंने अधिक विवरण नहीं दिए। उन्होंने बच्चों के पिता के बारे में नहीं पूछा, हालांकि उन्होंने सोचा था। एक दोपहर जब वे फिजियोथेरेपिस्ट का इंतजार कर रहे थे, जो लगभग हमेशा जल्दी चले जाते थे क्योंकि अर्जुन सत्र रद्द कर देते थे, राधा ने उन्हें बताया कि वह पहले एक घर में दाई का काम करती थीं, जहां बच्चे उन्हें 1 मिनट भी बैठने नहीं देते थे। अर्जुन ने टिप्पणी की कि कम से कम वे बच्चे दौड़ सकते थे। यह पहली बार था कि उनकी आवाज गुस्से से ज्यादा दुखी लग रही थी। राधा को नहीं पता था कि क्या कहना है, लेकिन वह उनके बगल में रही। फिजियोथेरेपिस्ट आए और हमेशा की तरह अर्जुन ने कहा कि उनकी इच्छा नहीं है। राधा ने सावधानी से हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि वे केवल 10 मिनट की कोशिश कर सकते हैं। अगर उसके बाद वह रुकना चाहते तो वे रुक जाते। अर्जुन हिचकिचाए, लेकिन स्वीकार कर लिया। वे 10 मिनट तनावपूर्ण थे। हर हरकत उन्हें याद दिलाती थी कि उन्होंने क्या खो दिया था। हालांकि समाप्त होने पर उन्होंने यह नहीं कहा कि थेरेपिस्ट पहले चले जाएं। यह एक छोटा सा, लगभग अदृश्य परिवर्तन था, लेकिन वास्तविक था। उस रात जब राधा ने विदा ली तो अर्जुन ने उनके बाहर निकलने से पहले उन्हें बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा कि वह अगले दिन किस समय वापस आएंगी। उन्होंने जवाब दिया कि 8 बजे। हमेशा की तरह उन्होंने बिना सीधे उन्हें देखे सिर हिलाया। यह चीखों के लिए माफी या सुधार का वादा नहीं था, लेकिन यह अस्वीकृति भी नहीं थी। सहवास अभी भी मुश्किल था। ऐसे क्षण थे जब अर्जुन फिर से अपनी आवाज ऊंची करते थे,
और ऐसे दिन थे जब राधा दिल में कसक के साथ आती थी, यह नहीं जानती थी कि उन्हें उनका कौन सा रूप मिलेगा। हालांकि उस तनावपूर्ण सतह के नीचे कुछ हिलना शुरू हो रहा था। यह अभी तक विश्वास या दोस्ती नहीं थी, यह सिर्फ एक छोटी सी जगह थी जहां अब सब कुछ गुस्सा नहीं था, और भले ही उनमें से कोई भी यह नहीं कहता था, दोनों जानते थे कि वह जगह बढ़ रही थी। राधा ने पहली बार सोनिया को उस दोपहर देखा जब घर सामान्य से अधिक अशांत था। अर्जुन ने सुबह से अनुबंधों की समीक्षा करते हुए बिताया था और उनका मूड खराब था क्योंकि कई परियोजनाएं देर से चल रही थीं। राधा कुछ दस्तावेज व्यवस्थित कर रही थी जब उन्होंने संगमरमर के फर्श पर दृढ़ ऊंची एडी के जूते की आवाज सुनी। वह प्रिया नहीं थी। उस कदम में आत्मविश्वास और कुछ और भी था, जैसे हर टक्कर जमीन पर अपने क्षेत्र को चिह्नित करती थी। सोनिया बिना दस्तक दिए अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर दिखाई दी। लंबी, अच्छी कपड़े पहने हुए, सीधे बाल पूरी तरह से संवारे हुए और एक मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उन्होंने राधा को ऊपर से नीचे तक एक ऐसे भाव के साथ देखा जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। फिर उन्होंने अपना ध्यान अर्जुन की ओर मोड़ा और उनका लहजा मधुर, लगभग अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया। उन्होंने पूछा कि वह कैसे थे, क्या उन्हें कुछ चाहिए था, क्या उन्होंने नवीनतम वित्तीय विवरणों की समीक्षा की थी। अर्जुन ने संक्षिप्त वाक्यांशों में जवाब दिया। राधा ने देखा कि सोनिया के करीब होने पर उनकी मुद्रा अधिक कठोर हो जाती थी। सोनिया राजेश की पत्नी थी, वही बहनोई जिसने दुर्घटना के बाद से कंपनी में कई फैसले लिए थे। वह बैठकों में भी भाग लेती थी, हालांकि आधिकारिक तौर पर उनकी कोई स्पष्ट भूमिका नहीं थी। वह कहती थी कि वह केवल मदद कर रही थी, लेकिन घर पर अस्थायी कार्यालय में उनकी उपस्थिति लगातार बनी रहती थी। उस दिन उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। वह बिना अनुमति के डेस्क के पास गईं और यह समझाने लगीं कि कुछ जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने थे। अर्जुन ने कलम उठाई, लेकिन हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने कुछ संख्याओं को ध्यान से देखा, भौहें सिकोड़ी, पूछा कि कुछ खर्चे इतने क्यों बढ़ गए थे। सोनिया ने तेजी से जवाब दिया, तकनीकी स्पष्टीकरणों के साथ जो रिहर्स्ड लगते थे। राधा, जो कुछ कागजात व्यवस्थित कर रही थी, ने देखा कि अर्जुन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। जब उन्होंने शांति से समीक्षा करने के लिए समय मांगा तो सोनिया की मुस्कान एक पल के लिए कस गई। उन्होंने कहा कि समय नहीं था, कि साझेदार दबाव डाल रहे थे। अर्जुन ने आखिरकार डेस्क पर कलम रख दी और कहा कि वह बाद में हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद की चुप्पी असहज थी। सोनिया ने अपनी नजर राधा की ओर मोड़ी और पूछा कि वह कौन थी। अर्जुन ने जवाब दिया कि वह उनकी नई देखभाल करने वाली थी। सोनिया ने एक भौं उठाई और टिप्पणी की कि उन्हें उम्मीद थी कि वह पिछली लोगों से ज्यादा दिन टिकेगी। राधा ने प्रहार महसूस किया, लेकिन दृढ़ रही। उन्होंने जवाब दिया कि वह केवल काम करने के लिए थीं और कुछ नहीं। सोनिया ने बिना गर्मजोशी के मुस्कुराई और कहा कि उस घर में यह आसान था। फिर वह अर्जुन के करीब गईं और धीमी आवाज में उन्हें याद दिलाया कि उन्हें परिवार पर भरोसा करना चाहिए, कि कर्मचारी आते जाते रहते थे, लेकिन खून खून होता है। राधा ने सब कुछ नहीं सुना, लेकिन संदेश समझ गई। जब सोनिया चली गई तो उन्होंने एक तेज इत्र और नियंत्रण की भावना पीछे छोड़ दी। अर्जुन कई मिनट तक चुप रहे। राधा ने पूछने की हिम्मत की कि क्या वह चाहती थीं कि वह दस्तावेजों को व्यवस्थित करें। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वह उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। उस दोपहर जब वह उन्हें भोजन कक्ष में ले जाने में मदद कर रही थीं, तो अर्जुन ने टिप्पणी की कि सोनिया दुर्घटना के बाद से हमेशा सब कुछ पर ध्यान देती थी। उन्होंने कहा कि राजेश और उनके बिना कंपनी ढह जाती, लेकिन उनकी आवाज आभारी नहीं बल्कि थकी हुई लग रही थी। अगले कुछ दिनों में सोनिया अधिक बार दिखाई देने लगी। वह बिना बताए आती थी, कागजात देखती थी, कार्यालय से फोन करती थी, जैसे वह उनका अपना हो। कभी कभी वह राधा की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती थी। कभी कभी वह उन्हें ऐसे निर्देश देती थी जिनका अर्जुन की देखभाल से कोई लेना देना नहीं होता था, जैसे कि उनसे ऐसी बैठकों के लिए कॉफी लाने के लिए कहना जिनमें उन्हें नहीं होना चाहिए था। राधा बिना बहस किए पालन करती थी, लेकिन उन्हें अजीब विवरण दिखने लगे थे। एक बार उन्होंने सोनिया को जल्दी से कुछ दस्तावेज अपने बैग में रखते हुए देखा जब अर्जुन ने उन्हें देखने के लिए कहा था। एक और बार उन्होंने सोनिया और राजेश के बीच गलियारे में एक जोरदार बहस सुनी। व्हीकल ओर्स इनकम, अच्छा समय सीमा हस्तांतरण और अर्जुन को कुछ गतिविधियों की समीक्षा न करने की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे थे। राधा पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं था। एक दोपहर अर्जुन को एक पुराने साथी का फोन आया जिसने पूछा कि वह अब महत्वपूर्ण ईमेल का सीधे जवाब क्यों नहीं देते थे। अर्जुन ने जवाब दिया कि वह हमेशा उपलब्ध रहते थे,
जब उन्होंने फोन रखा तो उन्होंने अपने इनबॉक्स में कई संदेश देखे जो उन्होंने नहीं देखे थे। उन्होंने राजेश को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया। राजेश ने कहा कि उन्होंने उन्हें तनाव से बचाने के लिए फिल्टर किया था। अर्जुन आश्वस्त नहीं लगे। राधा चुपचाप देख रही थी, लेकिन हर टुकड़ा उनके दिमाग में फिट होने लगा था। सोनिया सिर्फ मदद नहीं करना चाहती थी, वह नियंत्रण करना चाहती थी। तनाव बढ़ गया जब सोनिया ने अर्जुन के पुनर्वास पर अपनी राय देने का फैसला किया। फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक बैठक में उन्होंने टिप्पणी की कि शायद वे कुछ ऐसा करने में पैसा खर्च कर रहे थे जिसके परिणाम नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वास्तविकता को स्वीकार करना और कंपनी पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा था। अर्जुन ने मुट्ठी भींची। राधा ने देखा कि ये शब्द उन्हें जितना वह दिखाना चाहते थे उससे ज्यादा प्रभावित करते थे। उस रात जब सोनिया जा चुकी थी, अर्जुन घंटों तक चुप रहे। आखिरकार उन्होंने कहा कि शायद वे सही थे, कि शायद उपचार पर जोर देना बेकार था। राधा ने उन्हें देखा और पूछा कि क्या यह उनका फैसला था या किसी और का। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल हवा में तैरता रहा। अगले कुछ दिन और तनावपूर्ण रहे। सोनिया ने राधा की उपस्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रिया से कहा कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं था, कि कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन थी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह स्थिति का फायदा उठा रही हो सकती है। प्रिया ने राधा का बचाव किया, लेकिन संदेह बोया गया। एक सुबह जब राधा अर्जुन के कंप्यूटर में डिजिटल फाइलें व्यवस्थित कर रही थी, तो उन्हें हाल के वित्तीय विवरणों वाला एक फोल्डर मिला। उन्होंने उन खातों में पैसे की आवाजाही देखी जिन्हें वह नहीं पहचानती थीं। वह विशेषज्ञ नहीं थीं, लेकिन आंकड़े उच्च थे। ठीक उसी समय सोनिया बिना दस्तक दिए अंदर आ गई। स्क्रीन देखकर उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने लैपटॉप को तेजी से बंद कर दिया और राधा से कहा कि उन्हें उन चीजों की समीक्षा नहीं करनी चाहिए जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थीं। अर्जुन, जो अध्ययन कक्ष के दूसरी तरफ थे, ने चुप्पी से यह दृश्य देखा। पहली बार उन्होंने तुरंत सोनिया का बचाव नहीं किया। उन्होंने बस पूछा कि क्या हुआ था। सोनिया ने जवाब दिया कि देखभाल करने वाली निजी जानकारी में घुसपैठ कर रही थी। राधा ने समझाया कि वह केवल फाइलें व्यवस्थित कर रही थी, जैसा कि उन्होंने उनसे कहा था। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन ने उस दिन कंप्यूटर को अकेला छोड़ने के लिए कहा। सोनिया नाराज होकर चली गई। जब वे अकेले रह गए तो अर्जुन ने राधा को संदेह और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने वास्तव में क्या देखा था। राधा एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, लेकिन ईमानदार होने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें हस्तांतरण और उन राशियों के बारे में बताया जो उन्हें अजीब लगी थीं। अर्जुन ने जानकारी संसाधित करते हुए चुप्पी साध ली। यह पहली बार था कि दुनिया के प्रति उनकी अविश्वास भरी नजर उन पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि किसी और पर थी। और जैसे ही सूरज बगीचे पर ढलने लगा, कुछ बदलने लगा। न केवल उनके बीच, बल्कि अर्जुन के उस परिवार को देखने के तरीके में भी जिसने उसे बचाने का दावा किया था। जिस पल राधा ने कंप्यूटर में वे अजीब हरकतें देखीं, वह उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाईं। वह न तो अकाउंटेंट थीं और न ही फाइनेंस विशेषज्ञ, लेकिन वह सालों से अपने घर में हर पैसे का हिसाब रखती थीं। वह पहचानती थीं कि कब कुछ गड़बड़ था। उस रात उन्हें लगभग नींद नहीं आई। वह सोचती रहीं कि क्या उन्होंने बोलकर गलती की थी। वह सोचती रहीं कि शायद वह किसी ऐसी चीज में पड़ रही थीं जो उनसे संबंधित नहीं थी। लेकिन उन्हें अर्जुन का चेहरा भी याद आया जब उन्होंने उन्हें बताया था। वह गुस्से का चेहरा नहीं था, वह संदेह का था, और यह नया था। अगले दिन वह इस भावना के साथ घर आईं कि माहौल अधिक तनावपूर्ण था। अर्जुन अध्ययन कक्ष में कागजात की समीक्षा कर रहे थे, एकाग्रता के साथ जो उन्होंने हफ्तों से नहीं दिखाई थी। जैसे ही उन्होंने उन्हें अंदर आते देखा, उन्होंने दरवाजा बंद करने के लिए कहा। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, कोई व्यंग्य नहीं था। उन्होंने बस उनसे पूछा कि उन्होंने क्या देखा था, वह उन्हें फिर से बताएं। राधा धीरे धीरे बोली। उन्होंने उन्हें बताया कि हस्तांतरण अक्सर एक ही खाते में जाते थे और अवधारणाएं बहुत सामान्य थीं। परिचालन खर्च, बाहरी परामर्श, तत्काल भुगतान, लेकिन राशियां उच्च और दोहराई जा रही थीं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से पहले ये खाते सामान्य नहीं थे। राधा ने कुछ और नहीं जोड़ा। वह यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वह किसी पर आरोप लगा रही थी। उन्होंने कंप्यूटर चालू किया और उनसे पूछा कि उन्होंने यह सब कहाँ देखा था। इस बार जब उन्होंने फोल्डर खोला तो किसी ने भी उसे तेजी से बंद नहीं किया। अर्जुन ने फाइल दर फाइल समीक्षा करना शुरू कर दिया। चुप्पी इतनी गहरी थी कि माउस के क्लिक की आवाज एक हथौड़े जैसी सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट बाद उन्होंने फोन उठाया और राजेश को फोन किया। उन्होंने उनसे कहा कि वह उसी शाम विस्तृत वित्तीय विवरणों के साथ आए। उनकी आवाज दृढ़ थी, पिछले हफ्तों से अलग।
राधा ने उस बदलाव को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर कुछ सक्रिय हो गया था। राजेश के आने से पहले सोनिया पहले आ गई। वह उसी आत्मविश्वास के साथ अंदर आई जो अब एक आदत बन गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना था कि अर्जुन खातों की समीक्षा करना चाहते थे। उन्होंने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन वह तनावपूर्ण लग रही थी। उन्होंने समझाया कि सब कुछ नियंत्रण में था, कि परिवार पर अविश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए उन्हें देखा। उन्होंने उनसे कहा कि संख्याओं की समीक्षा करना अविश्वास नहीं था, यह मालिक के रूप में उनका अधिकार था। सोनिया ने अपने होंठ भींचे, राधा की ओर देखा जैसे वह जानती थी कि चिंता कहां से आई थी। वह नजर स्पष्ट थी, वह बिना शब्दों के उन्हें इंगित कर रही थी। घंटों बाद राजेश कई फाइलों के साथ आए। अध्ययन कक्ष एक तरह के पूछताछ कक्ष में बदल गया। अर्जुन ने राधा को रुकने के लिए कहा। सोनिया ने इस पर भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। राजेश ने गतिविधियों को समझाना शुरू किया। उन्होंने अस्थायी निवेश, अग्रिम भुगतान, उन अवसरों के बारे में बात की जिन्हें वे जाने नहीं दे सकते थे, लेकिन हर स्पष्टीकरण में खामियां थीं। अर्जुन सीधे सवाल पूछते थे, सटीक तारीखें, आपूर्तिकर्ताओं के नाम, हस्ताक्षरित अनुबंध। राजेश को जितनी देर हिचकिचाना चाहिए था, उससे ज्यादा हिचकिचाए। राधा चुपचाप देख रही थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि हवा भारी होती जा रही थी। एक पल में अर्जुन ने एक विशिष्ट हस्तांतरण के प्रमाण देखने के लिए कहा, जो हर महीने दोहराया जाता था। राजेश ने कागजात के बीच खोजा और कहा कि उनके पास वह नहीं थे, कि वह उन्हें बाद में भेजेंगे। यह जवाब अर्जुन को पसंद नहीं आया। उनकी नजर बदल गई। वह अब थके हुए आदमी की नहीं थी, बल्कि ऐसे व्यक्ति की थी जिसे गंभीरता से संदेह होने लगा था। जब बैठक समाप्त हुई तो सोनिया गलियारे में राधा के पास गई। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें उस घर में अपनी जगह याद रखनी चाहिए, कि वह अर्जुन के दिमाग में संदेह पैदा करने के लिए वहां नहीं थी। राधा को जोरदार जवाब देने का मन हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। उन्होंने बस कहा कि उनका एकमात्र हित अपना काम अच्छी तरह से करना था। सोनिया उनकी ओर थोड़ी झुकी और उन्हें चेतावनी दी कि बड़े व्यवसाय में चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी लगती हैं। फिर वह चली गई। वह चेतावनी राधा के दिमाग में घूमती रही। उस दोपहर अर्जुन ने कुछ ऐसा मांगा जो उन्होंने बहुत समय से नहीं किया था। वह कंपनी के केंद्रीय कार्यालय जाना चाहते थे। प्रिया हैरान हुई जब उन्होंने यह फैसला सुना। उन्होंने उन्हें इतना ज्यादा न जोर लगाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जोर दिया। राधा ने उन्हें तैयार होने में मदद की। यात्रा शांत थी। इमारत पहुंचने पर कई कर्मचारी उन्हें देखते रह गए। कुछ घबराए हुए लग रहे थे, अन्य सामान्य होने का नाटक कर रहे थे। अर्जुन ने उन्हें सीधे बोर्डरूम में ले जाने के लिए कहा। घंटों तक उन्होंने रिपोर्टों की समीक्षा की, लेखाकारों से बात की, उन पहुंचों की मांग की जिनकी उन्हें पहले जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह राजेश पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। धीरे धीरे और विसंगतियां सामने आने लगीं। फुलाए गए बिल, नई स्थापित कंपनियों को भुगतान की गई सेवाएं, उनकी सीधी अनुमति के बिना हस्ताक्षरित अनुबंध। हर नया डेटा एक ऐसे टुकड़े जैसा था जो इस बात की पुष्टि करता था कि राधा ने पहली बार लगभग गलती से क्या देखा था। सोनिया देर से कार्यालय पहुंची। उन्होंने यह कहकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की कि सब कुछ का स्पष्टीकरण था, लेकिन अर्जुन उन्हें अब उसी आत्मविश्वास से नहीं सुन रहे थे। राधा एक तरफ खड़ी रही, इस बात से अवगत थी कि उनकी भूमिका किसी भी चीज का नायक बनना नहीं था। हालांकि वह जानती थी कि उस दिन ने एक पहले और बाद का निशान छोड़ा था। जब वे घर लौटे तो अर्जुन थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग था। यह केवल गुस्सा नहीं था, यह दृढ़ संकल्प था। उन्होंने राधा से कहा कि अगले दिन से साल की शुरुआत से सभी डिजिटल फाइलों को व्यवस्थित करें। उन्होंने कहा कि वह सब कुछ व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करना चाहते थे। राधा ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि इससे परिणाम होंगे। उस बार उन्होंने कहा कि वह सब कुछ व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करना चाहते थे। रात विदा लेते समय अर्जुन ने उन्हें उनके नाम से बुलाया। यह पहली बार था जब उन्होंने बिना किसी ठंडेपन के ऐसा किया था। उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया, हालांकि मुश्किल से सुनाई दिया। राधा को गले में गांठ महसूस हुई। यह कोई जीत नहीं थी, यह कोई उत्सव नहीं था, यह कुछ बड़े की बस शुरुआत थी। लेकिन तनावों से भरे उस घर के बीच वह समझ गई कि वह अब केवल देखभाल करने वाली नहीं थी जिसकी किसी को टिकने की उम्मीद नहीं थी। वह व्यक्ति बन गई थी जिसने एक ऐसे दरवाजे को खोला था जिसे दूसरे बंद रखना चाहते थे, और उस दरवाजे के दूसरी तरफ केवल गलत रखी हुई संख्याएं नहीं थीं। कार्यालय जाने के बाद के दिन भारी थे। अर्जुन लगभग नहीं सोते थे। वह देर रात तक फाइलें देखते रहते थे, आंकड़ों की तुलना करते थे, उन फोन कॉल पर बात करते थे जिन्हें वह पहले बिना सोचे सौंप देते थे। राधा ने देखा कि वह अधिक केंद्रित थे,
लेकिन अधिक तनावग्रस्त भी थे। दबाव उन पर भारी पड़ रहा था। वह मुश्किल से खाना खाते थे और आराम करने से इनकार करते थे। प्रिया उन्हें शांत होने के लिए समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह यह समझने के लिए दृढ़ थे कि जब वह अपने ही गुस्से में बंद थे तब उनकी कंपनी के साथ क्या हुआ था। सोनिया इसके विपरीत घर में कम दिखाई देती थी, लेकिन जब वह आती थी तो उनकी मुस्कान अधिक मजबूर लगती थी। माहौल भारी था। एक दोपहर जब राधा अध्ययन कक्ष में दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रही थी, अर्जुन ने अलग तरह से सांस लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह हल्का था, जैसे वह थक गए हों। उन्होंने अपनी नजर उठाई और देखा कि उनका चेहरा सामान्य से अधिक पीला था। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह ठीक महसूस कर रहे थे। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, बस थोड़ा सा सिरदर्द था। उन्होंने पढ़ना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ कांपने लगा। राधा ने अपना काम छोड़ा और करीब गईं। उनकी सांसें तेज और अव्यवस्थित हो गईं। अर्जुन ने अपने सीने को एक हाथ से दबाया, जैसे कुछ उन्हें अंदर से दबा रहा हो। राधा को पेट में डर का एक झटका लगा, लेकिन उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत परिवार के डॉक्टर को फोन किया, जबकि अर्जुन को होश में रखने की कोशिश करती रहीं। वह कहने की कोशिश कर रहे थे कि वह ठीक थे, कि वह बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही थीं, लेकिन उनके माथे पर पसीना कुछ और कह रहा था। राधा ने उन्हें सोफे पर लेटने में मदद की। उन्होंने उनके पैरों को थोड़ा ऊपर उठाया, जैसा कि उन्हें प्राथमिक चिकित्सा में सिखाया गया था, और उनसे शांत होकर बात करती रहीं ताकि वह घबराए नहीं। मिनट अनंत लग रहे थे। प्रिया हंगामा सुनकर दौड़ती हुई आई। अपने भाई को इस तरह देखकर वह एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं। डॉक्टर थोड़ी देर बाद आए और अर्जुन की तेजी से जांच की। उन्होंने कहा कि यह अत्यधिक थकावट के साथ एक गंभीर चिंता का दौरा लग रहा था, लेकिन उन्हें कुछ और गंभीर होने से इनकार करने के लिए अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। एम्बुलेंस तेज रोशनी के साथ आई, जिसने सड़क की शांति भंग कर दी। उन्हें चढ़ाते समय अर्जुन ने राधा को अपनी निगाहों से ढूंढा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा के गुस्से से कुछ अलग झलक रहा था। यह असली डर था। अस्पताल में अध्ययनों ने पुष्टि की कि कोई गंभीर हृदय समस्या नहीं थी, लेकिन तनाव का स्तर बहुत उच्च था। डॉक्टर स्पष्ट थे, यदि वह ऐसे ही जारी रहे तो यह जटिल हो सकता था। उन्होंने गति धीमी करने, बेहतर सोने और सब कुछ अकेले न उठाने की सलाह दी। अर्जुन चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बहस नहीं की। यह पहले ही अजीब था। राधा प्रतीक्षा कक्ष में बैठी रहीं, जबकि प्रिया डॉक्टर से बात कर रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा कि रवि को खोना और इतने सारे सवालों के साथ रहना कैसा होता। अर्जुन को कमजोर देखकर उनके अंदर कुछ हिल गया। यह दया नहीं थी, यह पहचानना था कि उस कठिन आदमी के पीछे कोई ऐसा था जो भी डरा हुआ था। जब उन्हें अवलोकन के लिए एक कमरे में ले जाया गया तो राधा धीरे धीरे अंदर गईं। अर्जुन अधिक शांत थे, कुछ मॉनिटर से जुड़े हुए थे। उन्होंने उन्हें देखा और इस बार कोई व्यंग्य नहीं था। उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें कमजोर महसूस करना पसंद नहीं था। राधा करीब गईं और जवाब दिया कि उनकी जगह कोई भी थक जाता, कि यह कमजोरी नहीं थी, यह बहुत ज्यादा बोझ था। वह कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि दुर्घटना के बाद से उन्हें वास्तव में कुछ भी संसाधित करने का समय नहीं मिला था। पहले शारीरिक दर्द था, फिर गुस्सा, फिर कंपनी। उन्होंने खुद को कभी रुकने नहीं दिया। यह स्वीकारोक्ति लंबी या नाटकीय नहीं थी, लेकिन यह ईमानदार थी। राधा ने उन्हें भाषण नहीं दिए। उन्होंने बस उनसे कहा कि उन्हें सब कुछ एक दिन में हल करने की जरूरत नहीं है और मदद मांगना उन्हें कम सक्षम नहीं बनाता है। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उन्हें वास्तव में सुन रहे थे। उस रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रिया को कुछ घंटों के लिए घर जाकर आराम करना पड़ा और राधा ने रहने की पेशकश की। यह उनके काम का कड़ा हिस्सा नहीं था, लेकिन वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थीं। सुबह अर्जुन एक बुरे सपने से परेशान होकर जागे। उनकी सांसें फिर से तेज हो गईं। राधा ने बिना सोचे उनका हाथ पकड़ा। उन्होंने उनसे शांत होकर बात की, उन्हें याद दिलाया कि वह अस्पताल में थे, कि सब कुछ नियंत्रण में था। धीरे धीरे वह शांत हो गए। उन्होंने तुरंत अपना हाथ नहीं हटाया। यह एक सरल इशारा था, लेकिन इसने कुछ चिह्नित किया। अगली सुबह डॉक्टर ने उन्हें घर लौटने की अनुमति दी, इस शर्त पर कि वह गति धीमी करें। रास्ते में चुप्पी अब असहज नहीं थी, बल्कि विचारशील थी। पहुंचने पर अर्जुन ने उस दिन की बैठकें रद्द करने के लिए कहा। उन्होंने राधा से केवल आवश्यक चीजों को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए कहा। जब से वह आई थीं, पहली बार उन्होंने बिना बहस किए आराम करना स्वीकार किया। वह अपने कमरे में लेट गए और अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि राधा ने कुछ तकिए ठीक किए ताकि वह अधिक आरामदायक हो। बाहर निकलने से पहले उन्होंने उन्हें बुलाया। उन्होंने शांत रहने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने तेजी से कार्रवाई नहीं की होती
तो शायद सब कुछ और भी बुरा होता। राधा थोड़ी मुस्कुराई और जवाब दिया कि उन्होंने वही किया जो कोई भी करता। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि हर कोई नहीं रुकता। इस चिकित्सा संकट ने उनके बीच की गतिशीलता को बदल दिया। इसने समस्याओं या सोनिया के साथ तनाव को खत्म नहीं किया, लेकिन इसने एक बाधा तोड़ दी। अर्जुन ने उन्हें केवल एक कर्मचारी के रूप में देखना बंद कर दिया। उन्हें यह विश्वास होने लगा कि जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती थीं तो वह भागने वाली नहीं थीं। और राधा उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर देखकर समझ गईं कि उस कठोर चरित्र के पीछे एक आदमी था जो बहुत लंबे समय से डर और गुस्से का बोझ उठा रहा था, बिना इसे ऊंची आवाज में कहे। अस्पताल में संकट के बाद अर्जुन में कुछ बदलाव आया। यह एक दिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन यह उस दीवार में एक दरार थी जिसे वह 2 साल से बना रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर और सोना शुरू कर दिया, डॉक्टर द्वारा सुझाए गए समय सारिणी को स्वीकार किया और कंप्यूटर के सामने बिताए गए घंटों को कम किया। राधा ने देखा कि वह अब किसी भी विवरण पर उसी क्रोध से प्रतिक्रिया नहीं करते थे। वह अभी भी मांग करने वाले थे, लेकिन ऐसे क्षण भी थे जब वह बात करने के लिए अधिक इच्छुक लगते थे। एक दोपहर जब आसमान में बादल छाए थे और घर सामान्य से अधिक शांत लग रहा था, अर्जुन ने बगीचे में जाने के लिए कहा। राधा ने सावधानी से उनकी मदद की और उन्हें उस हिस्से तक ले गईं जहां एक बड़ा पेड़ था जो छाया देता था। वे वहीं रुके रहे, हवा को पत्तियों को हिलाते हुए सुनते रहे। कई मिनट बीत गए, उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक अर्जुन ने उन्हें देखे बिना बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि दुर्घटना की रात वास्तव में क्या हुआ था। राधा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस बेंच पर बैठ गईं और इंतजार किया। उन्होंने गहरी सांस ली और शुरू किया। उन्होंने बताया कि उस रात उन्होंने न केवल कुछ ड्रिंक ले रखे थे, बल्कि राजेश के साथ बहस के कारण भी उनका ध्यान भटक गया था। उन्होंने कहा कि रात के खाने से पहले उन्होंने एक बड़े निवेश के बारे में बात की थी जिससे वह आश्वस्त नहीं थे। राजेश जोर दे रहे थे कि यह एक अनूठा अवसर था। अर्जुन ने उस बातचीत को किसी और बर्डफोर आश्वस्त नहीं थे दिन के लिए टालने का फैसला किया, लेकिन वह विषय उनके दिमाग में घूमता रहा। जब प्रिया ने गाड़ी चलाते समय उन्हें फोन किया तो वह पहले से ही परेशान थे। उन्होंने जरूरत से ज्यादा आवेग में जवाब दिया। उनसे बात करते समय उन्होंने ट्रक की रोशनी बहुत देर से देखी। उन्होंने कहा कि वह अभी भी हर बार आंखें बंद करने पर टक्कर की आवाज सुन सकते थे। उनकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन वह धीमी लग रही थी। राधा बिना किसी रुकावट के उन्हें सुनती रही। अर्जुन ने कबूल किया कि उन्होंने महीनों तक उस फोन कॉल के लिए प्रिया को दोषी ठहराया, हालांकि अंदर ही अंदर वह जानते थे कि जवाब देने का फैसला उनका अपना था। उन्होंने यह भी कहा कि कभी कभी वह सोचते थे कि क्या दुर्घटना केवल खराब किस्मत थी या कुछ और भी प्रभावित हुआ था। वह आखिरी वाक्य राधा को सतर्क कर गया। उन्होंने समझाया कि आधिकारिक जांच रिपोर्ट में बारिश और तेज गति का उल्लेख था, लेकिन कुछ विवरण थे जो उन्हें कभी नहीं जमे। उदाहरण के लिए उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले उन्होंने देखा था कि एसयूवी के ब्रेक अलग महसूस हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना थी। दुर्घटना के बाद एसयूवी नष्ट हो गई थी और किसी ने भी कुछ भी दोबारा नहीं देखा। जब वह सर्जरी में थे तब राजेश ने सभी औपचारिकताओं का ध्यान रखा। अर्जुन ने कहा कि उस समय वह अपने पैरों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करने में इतने व्यस्त थे कि किसी भी चीज पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब कंपनी में अनियमितताओं के साथ वे यादें जोर से लौट रही थीं। राधा को सिहरन महसूस हुई। उन्हें नहीं पता था कि यह एक वास्तविक संदेह था या केवल मन स्पष्टीकरण की तलाश कर रहा था। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी इस बारे में किसी से बात की थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि यह पागलपन जैसा लगता था कि जब सब कुछ एक साधारण दुर्घटना जैसा लगता था तो कोई सिद्धांत नहीं सुनना चाहता था। इसके अलावा यह स्वीकार करना कि उन्होंने अपने ही परिवार पर संदेह किया था उन्हें असहनीय लगता था। राधा ने उन्हें ध्यान से देखा। उन्होंने उनसे कहा कि सवाल उठाना आरोप लगाने जैसा नहीं था, कि अगर कुछ चीजें स्पष्ट नहीं थीं तो उनकी समीक्षा करना वैध था। अर्जुन ने उन्हें कुछ लंबे सेकंड तक देखा, फिर एक छोटी बिना मजाक के हंसी छोड़ी। उन्होंने कहा कि उनसे इस बारे में बात करना अजीब था कि वह उन्हें मुश्किल से जानती थी और फिर भी वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसके साथ उन्हें लगता था कि वह इसे बिना पागल या कमजोर समझे कह सकते थे। वह टिप्पणी उन दोनों के बीच हवा में तैरती रही। यह कोई रोमांटिक घोषणा नहीं थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम था। उसी समय प्रिया बगीचे में बाहर आई। वह हाथ में सेल फोन और चिंतित चेहरे के साथ आई थी। उन्होंने कहा कि सोनिया ने अर्जुन से परामर्श किए बिना कार्यालय में एक तत्काल बैठक बुलाई थी। उन्होंने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने कहा कि कोई भी उनकी मंजूरी के बिना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रिया बोलने से पहले हिचकिचाई।
उन्होंने कबूल किया कि कुछ समय से उन्हें लग रहा था कि राजेश और सोनिया कंपनी को ऐसे चला रहे थे जैसे वह उनकी अपनी हो, कि कई बार उन्हें महत्वपूर्ण बातचीत से बाहर रखा जाता था। अर्जुन चुप रहे। उन्होंने बगीचे को देखा, फिर अपनी बहन को, फिर राधा को। यह स्पष्ट था कि उनके दिमाग में टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे थे। उस रात अध्ययन कक्ष में अर्जुन ने राधा से दुर्घटना की एसयूवी के बीमा रिकॉर्ड खोजने के लिए कहा। वह सब कुछ शुरू से देखना चाहते थे। जब वह एक भूली हुई दराज में रखी भौतिक फाइलों में खोज रही थी तो वह उससे ज्यादा बात कर रहे थे जितनी वह आमतौर पर करते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि टक्कर वाले दिन उन्हें लगा था कि ब्रेक पैडल ने 1 सेकंड देर से प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि शायद यह सिर्फ डर था, लेकिन वह इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। राधा को बीमा फाइल मिली और उन्होंने उसे अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ने हर पृष्ठ को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें तकनीकी रिपोर्ट, वाहन की तस्वीरें, बयान थे। पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। हालांकि एक विस्तृत यांत्रिक रिपोर्ट गायब थी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें याद था कि बीमा कंपनी को एक रिपोर्ट बनानी चाहिए थी। उन्होंने कागजात के बीच खोजा और उसे नहीं पाया। इस अनुपस्थिति ने उनके अंदर कुछ जगाया। यह किसी भी चीज का सबूत नहीं था, लेकिन यह एक लापता टुकड़ा था। राधा ने देखा कि उनकी नजर कैसे कठोर हो गई थी, अनियंत्रित क्रोध से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से। उन्होंने उनसे पूछा कि वह क्या करने वाले थे। अर्जुन ने जवाब दिया कि पहले वह पुष्टि करेंगे कि क्या वह रिपोर्ट मौजूद थी, और यदि हां तो वह फाइल में क्यों नहीं थी। उन्होंने आरोपों या दोषियों की बात नहीं की, केवल जवाब खोजने की बात की। उस रात राधा के जाने से पहले अर्जुन ने उन्हें एक बार फिर रोका। उन्होंने उनसे कहा कि 2 साल तक वह इस बात से आश्वस्त रहे कि उनकी गलती के कारण उनकी जिंदगी खत्म हो गई थी, कि शायद ऐसा ही था, लेकिन उन्हें निश्चित होने की जरूरत थी। उन्होंने बिना किसी निर्णय के सुनने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राधा ने जवाब दिया कि कभी कभी सबसे मुश्किल सच्चाई नहीं होती, बल्कि उसे देखने की हिम्मत करना होता है। उन्होंने उन्हें चुपचाप देखा, जैसे वह अपनी देखभाल करने वाली से ज्यादा कुछ देख रहे थे। और जैसे ही घर फिर से शांत हुआ, दुर्घटना के बारे में वह स्वीकारोक्ति एक सहेजी हुई याद के रूप में नहीं रही और एक ऐसे संदेह की शुरुआत बन गई जो सब कुछ बदल सकता था। जिस दिन से अर्जुन ने दुर्घटना के कागजात की समीक्षा करना शुरू किया, सोनिया ने राधा के प्रति अपना रवैया पूरी तरह से बदल दिया। अब यह सिर्फ वह ठंडी नजर या शिष्टाचार के भेष में की गई टिप्पणियां नहीं थीं। अब कुछ और सीधा, अधिक स्पष्ट था। वह उन्हें एक खतरे के रूप में देखती थी, और राधा हर बार जब वे गलियारे में एक दूसरे को देखते थे तो इसे महसूस करती थी। एक सुबह जैसे ही वह घर पहुंची, उन्होंने देखा कि माहौल अजीब था। रसोइया उनसे नजरें मिलाने से बच रहा था और प्रवेश द्वार पर गार्ड सामान्य से अधिक गंभीर था। जब वह अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई तो अर्जुन वहां नहीं थे। उनकी जगह सोनिया थीं, डेस्क के सामने बैठी कुछ दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थीं। राधा के दरवाजे पर आते ही उन्होंने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई। उन्होंने उनसे दरवाजा बंद करने के लिए कहा। उनका लहजा दृढ़ था, पहले की तरह वह झूठी मिठास नहीं थी। उन्होंने कहा कि कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण कागजात गायब हो गए थे और वह घर में एकमात्र नई व्यक्ति थीं। राधा को लगा कि उनके दिल को जोर से धक्का लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही थीं। उन्होंने पूछा कि वे कौन से दस्तावेज थे। सोनिया ने जवाब दिया कि वे हाल के निवेश से संबंधित अनुबंध थे और अर्जुन ने उन्हें पिछले दिन मांगे थे। उनके अनुसार अध्ययन कक्ष में और कोई नहीं आया था। आरोप स्पष्ट था, भले ही उन्होंने सीधे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। राधा ने तुरंत इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं छुआ था जिसके लिए उन्हें न कहा गया हो। सोनिया ने अपनी बाहें मोड़ लीं और कहा कि चीजें मेल नहीं खा रही थीं। उसी समय अर्जुन अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने तनाव देखा। उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या हो रहा था। सोनिया ने राधा के कुछ कहने से पहले ही बात की। उन्होंने समझाया कि दस्तावेज गायब थे और जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें यह जांचना चाहिए था कि किसने उन तक पहुंच बनाई थी। उन्होंने बात करते हुए राधा को देखा। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने उनसे पूछा कि कौन से दस्तावेज ठीक थे। सोनिया ने अनुबंधों का उल्लेख किया। अर्जुन एक पल के लिए सोचने लगे और फिर कहा कि उन्होंने खुद उन्हें पिछली रात एक और डिजिटल फोल्डर में ले जाया था। चुप्पी भारी थी। सोनिया ने हैरान होकर पलक झपकाई। उन्होंने अपनी शालीनता बनाए रखने की कोशिश की और कहा कि शायद कोई भ्रम था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोप लग चुका था। राधा को राहत और गुस्से का मिश्रण महसूस हुआ, गलती के लिए नहीं बल्कि इरादे के लिए। अर्जुन ने सोनिया को एक ऐसे भाव के साथ देखा जो मैत्रीपूर्ण नहीं था। उन्होंने उनसे कहा कि किसी पर आरोप लगाने से पहले उन्हें निश्चित होना चाहिए
सोनिया ने जवाब दिया कि वह सिर्फ कंपनी के हितों की रक्षा कर रही थी। फिर वह तेजी से कदम उठाते हुए अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गईं। जब वे अकेले रह गए तो अर्जुन ने राधा को चुपचाप देखा। उन्होंने उनसे ईमानदार रहने के लिए कहा कि अगर उन्हें किसी भी बिंदु पर स्थिति असहज लगे तो वह उन्हें बताएं। राधा ने गहरी सांस ली। उन्होंने कबूल किया कि उन्हें असहज महसूस हो रहा था, लेकिन काम के कारण नहीं, बल्कि जिस तरह से सोनिया उनके साथ व्यवहार करती थी। उन्होंने कहा कि वह पारिवारिक समस्याओं में पड़ने के लिए वहां नहीं थी, लेकिन वह अनुचित आरोपों को भी स्वीकार नहीं करेंगी। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह समझ रहे थे कि दबाव केवल उन पर नहीं था। उस दोपहर चीजें और खराब हो गईं। सोनिया राजेश के साथ वापस आईं और अर्जुन के साथ एक निजी बैठक की मांग की। उन्होंने जोर दिया कि राधा की उपस्थिति व्याकुलता और संघर्ष पैदा कर रही थी। राजेश ने कहा कि जब से वह आई थीं, अर्जुन अधिक अविश्वासी हो गए थे और इससे कंपनी की स्थिरता प्रभावित हो रही थी। अर्जुन बिना किसी रुकावट के सुन रहे थे। सोनिया और आगे बढ़ी। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद राधा उनके फैसलों को प्रभावित कर रही थी। जहां कोई संदेह नहीं था, वहां संदेह बो रही थी। यह एक सीधा प्रहार था। जब राधा को अध्ययन कक्ष में बुलाया गया तो वह जानती थी कि कुछ बड़ा हो रहा था। वह अपना सिर ऊंचा करके अंदर आईं, हालांकि अंदर से उन्हें डर लग रहा था। राजेश ने पहले बात की। उन्होंने कहा कि सभी के भले के लिए यह सबसे अच्छा होगा कि वह कोई और नौकरी ढूंढ लें, कि कंपनी उन्हें तुरंत जाने पर मुआवजा दे सकती थी। राधा ने अर्जुन को देखा। उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा। सोनिया ने इस विचार को मजबूत करने के लिए चुप्पी का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि घर को शांति की जरूरत थी, संदेह की नहीं। राधा को लगा कि उनका गला घुट रहा था, लेकिन वह रोने वाली नहीं थी। उन्होंने समझाया कि उन्होंने कभी अपने काम में कोई गलती नहीं की थी, कि वह हमेशा पारदर्शी थीं और अगर वे उन्हें निकालना चाहते थे तो वह इसे स्वीकार करेंगी, लेकिन झूठे आरोपों के तहत नहीं। अर्जुन ने बहस रोकने के लिए हाथ उठाया। उनकी आवाज स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि उनके घर में कौन काम करेगा, यह फैसला सिर्फ उनका था। उन्होंने राजेश और सोनिया को सीधे देखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि राधा कहीं नहीं जा रही थी। चुप्पी भारी थी। सोनिया ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने कहा कि अगर कोई अविश्वास पैदा कर रहा था तो वह व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। राजेश ने अपने होंठ भींचे और सोनिया को हाथ पकड़कर अध्ययन कक्ष से बाहर ले गए, इससे पहले कि बहस और बढ़ जाती। जब दरवाजा बंद हुआ तो राधा ने अपनी सांस रोकी हुई हवा को बाहर निकाला। अर्जुन कुर्सी पर थककर लेट गए। उन्होंने उन्हें इस सब में उजागर करने के लिए माफी मांगी। उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि वह समझती थी कि स्थिति जटिल थी, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल गया था। जान जादेस, जान श्लास, दोशात्रान चार्ट्स, जान सिप्स, जान सार्ट्स, जार्ट्स, जार्ट सार्ट्स। लेकिन उनके भीतर कुछ बदल गया था। वह अब सिर्फ वह देखभाल करने वाली नहीं थी जिसे नौकरी की जरूरत थी। अब वह एक ऐसी लड़ाई के बीच में थी जिसे उन्होंने नहीं चाहा था। उस रात घर से निकलते समय उन्होंने देखा कि गार्ड फिर से उनसे नजरें मिलाने से बच रहा था। वह जानती थी कि अफवाहें पहले ही फैल चुकी थीं। सोनिया चुप नहीं रहने वाली थी और भले ही अर्जुन ने उनका बचाव किया था, इससे तनाव और बढ़ गया था। बस स्टॉप की ओर चलते हुए राधा ने अपने बच्चों और दांव पर लगी चीज के बारे में सोचा। वह जानती थी कि सबसे आसान तरीका जाना होगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वह अभी जाती है तो वह अर्जुन को ऐसी स्थिति के बीच अकेला छोड़ देगी जो स्पष्ट रूप से ठीक नहीं थी। और पहली बार जब से उन्होंने नौकरी स्वीकार की थी, वह समझ गई कि रुकना केवल एक आर्थिक आवश्यकता नहीं थी, यह एक ऐसा फैसला था जो सभी के मार्ग को बदल सकता था। उस बैठक के बाद, जिसमें अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया कि राधा नहीं जाएगी, घर पूरी तरह से बदल गया। यह पहली नजर में कुछ दिखाई देने वाला नहीं था, लेकिन हवा में महसूस किया जा रहा था। जब वह गुजरती थी तो कर्मचारी धीमी आवाज में बात करते थे। सोनिया अब बिना दस्तक दिए अध्ययन कक्ष में नहीं आती थी, लेकिन जब वह आती थी तो राधा के प्रति उनकी नजर सीधी होती थी, अस्वीकृति को छिपाने की कोशिश नहीं करती थी। अर्जुन, इसके विपरीत, पहले से कहीं अधिक दृढ़ लगते थे। उसी सुबह उन्होंने पिछले 2 वर्षों में हस्ताक्षरित सभी अनुबंध लाने के लिए कहा। वह उनकी एक एक करके समीक्षा करना चाहते थे। राधा ने डेस्क को पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित किया। उन्होंने दस्तावेजों को तारीख के अनुसार, निवेश के प्रकार के अनुसार, संबंधित कंपनी के अनुसार अलग किया। वे चुप्पी में काम करते थे, लेकिन यह शुरुआती हफ्तों की चुप्पी से अलग थी। अब एक साझा लक्ष्य था। इस समीक्षा के बीच अर्जुन को कुछ ऐसा मिला जिससे वह रुक गए। कुछ निश्चित तिथियों पर उनके डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अधिकृत भुगतानों की एक श्रृंखला। जब वह अस्पताल में भर्ती थे, अभी भी तेज बेहोशी की दवाओं के प्रभाव में थे।
उन्होंने स्क्रीन को कई बार देखा, जैसे वह उम्मीद कर रहे हों कि वह खुद ही बदल जाएगी। उन्होंने तुरंत प्रिया को बुलाया। उन्होंने पुष्टि की कि उन तारीखों पर वह मुश्किल से होश में थे। इसने एक स्पष्ट अलार्म बजा दिया। राधा को लगा कि उनका पेट सिकुड़ रहा था। यह अब सिर्फ एक हल्का संदेह नहीं था, यह कुछ अधिक गंभीर था। अर्जुन ने सिस्टम विभाग को यह सत्यापित करने के लिए कहा कि वे प्राधिकरण किस उपकरण से किए गए थे। जवाब घंटों बाद आया। संचालन केंद्रीय कार्यालय से किए गए थे, उनके घर से या अस्पताल से नहीं। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं मारा। वह शांति किसी भी चीख से ज्यादा परेशान करने वाली थी। उस दोपहर सोनिया फिर से दिखाई दी। इस बार उनका लहजा अधिक गणनात्मक था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना था कि वे डिजिटल हस्ताक्षरों की समीक्षा कर रहे थे और शायद यह एक तकनीकी त्रुटि थी। अर्जुन ने उन्हें बोलने दिया। जब वह खत्म हुई तो उन्होंने उन्हें एक प्राधिकरण की सटीक तारीख और समय दिखाया। उन्होंने सीधे उनसे पूछा कि कार्यालय में उनके इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तक किसकी पहुंच थी। सोनिया ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई कि राजेश और वित्तीय विभाग की। अर्जुन ने उनकी नज़र को सामान्य से अधिक समय तक बनाए रखा। उन्होंने उनसे कहा कि वह एक स्वतंत्र बाहरी ऑडिट करवाएंगे। यह शब्द एक बम की तरह गिरा। सोनिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इससे साझेदारों को एक नकारात्मक संदेश जाएगा कि इससे अविश्वास पैदा होगा, लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब सोनिया ने आवश्यकता से अधिक जोर से दरवाजा बंद करते हुए छोड़ा तो राधा डेस्क के सामने खड़ी रही। उन्हें नहीं पता था कि कुछ कहना है या नहीं। अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने उस दिन फाइलों की समीक्षा करने पर जोर नहीं दिया होता तो शायद उन्हें कभी कुछ पता नहीं चलता। राधा ने सिर हिलाया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि जांच का फैसला उनका था। उन्होंने उन्हें एक ऐसे भाव से देखा जिसमें सम्मान और कुछ नरम का मिश्रण था। उस रात जब वे आखिरी दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रहे थे, अर्जुन ने पहली बार उनसे कुछ व्यक्तिगत पूछा। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने पति की मृत्यु का सामना कैसे किया था। सवाल ने उन्हें चौंका दिया। राधा को जवाब देने में कुछ सेकंड लगे। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें यह भी नहीं पता था कि बिस्तर से कैसे उठना है, कि उन्हें एक साथ क्रोध, अपराधबोध और डर महसूस होता था, लेकिन उनके बच्चे हर दिन उन्हें देखते रहते थे, यह उम्मीद करते हुए कि वह जारी रखेंगी। इसने उन्हें हिलने पर मजबूर किया, भले ही उनमें ताकत न हो। अर्जुन बिना किसी रुकावट के सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे बच्चे नहीं थे जो उन्हें ऐसे देखते, कि शायद इसीलिए उन्होंने खुद को इतने लंबे समय तक रुके रहने दिया। राधा ने जवाब दिया कि यह बच्चों का होना नहीं था, बल्कि खुद के लिए उठने का फैसला करना था। वह टिप्पणी कोई सीख नहीं थी, यह एक साधारण सच्चाई थी। उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। अगले दिन ऑडिट की पहली प्रारंभिक रिपोर्ट आई। इसने कई परिचालनों में महत्वपूर्ण अनियमितताओं की पुष्टि की। कुछ हस्तांतरण फर्जी कंपनियों से जुड़े थे। अर्जुन ने हर पंक्ति को ध्यान से पढ़ा, कई मिनट तक कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने अगले दिन राजेश को बुलाने के लिए कहा। घर के कर्मचारियों में भी तनाव महसूस हो रहा था। प्रिया घबरा रही थी। वह इस संभावना का सामना कैसे करें कि उनके अपने पति किसी अवैध काम में शामिल हो सकते हैं, यह नहीं जानते हुए इधर उधर घूम रही थी। राधा किनारे पर रहती थी, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह एक तूफान के बीच में थी जो अभी शुरू हो रहा था। उस रात जब उन्होंने अर्जुन को उनके कमरे में जाने में मदद की तो उन्होंने उनके बाहर निकलने से पहले उन्हें रोका। उन्होंने उनसे कहा कि राजेश के साथ बैठक में कुछ भी हो, वह जानना चाहते थे कि उन्हें उन पर भरोसा था, कि वह उन्हें बिना सबूत के फिर से निशाना नहीं बनने देंगे। राधा को गले में गांठ महसूस हुई। उन्होंने लंबे शब्दों में जवाब नहीं दिया, बस धन्यवाद कहा और बाहर निकल गईं। दरवाजा बंद करते हुए उन्होंने एक पल के लिए अपनी पीठ दीवार से टिका ली। उन्होंने महसूस किया कि बिना मांगे वह उस आदमी के जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई थी जो शुरुआत में उन्हें गुस्से के बिना मुश्किल से देख सकता था। और अब मेज पर ऑडिट और एक पारिवारिक टकराव के साथ अर्जुन ने अभी जो विश्वास उन्हें दिया था वह सिर्फ एक दयालु इशारा नहीं था, यह एक स्पष्ट घोषणा थी कि वह उस लड़ाई में अब अकेले नहीं थे। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद अगली सुबह घर में भारी खामोशी के साथ शुरू हुई। अर्जुन ने नाश्ते के दौरान शायद ही बात की। उनकी नज़र एक ऐसे बिंदु पर टिकी हुई थी जो वहां नहीं था, जैसे वह हर आंकड़े को अपने दिमाग में दोहरा रहे हों। राधा ने देखा कि बाहरी शांति के बावजूद अंदर ही अंदर वह एक लड़ाई लड़ रहे थे। राजेश के साथ बैठक कुछ घंटों में होनी थी, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फिजियोथेरेपिस्ट समय पर आए। हर मंगलवार और गुरुवार की तरह हफ्तों तक वे सत्र संक्षिप्त और तनावपूर्ण रहे थे। अर्जुन बीच में ही रद्द कर देते थे या बस नए व्यायाम करने से इनकार कर देते थे।
लेकिन उस दिन अलग था। जब थेरेपिस्ट ने पूछा कि क्या वे सामान्य काम करेंगे, तो अर्जुन ने जवाब दिया कि वह कुछ अधिक मांग वाला प्रयास करना चाहते थे। राधा ने हैरान होकर अपनी नजर उठाई। थेरेपिस्ट एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर समझाया कि वे धड़ को मजबूत करने और संतुलन में सुधार के लिए व्यायाम करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने चमत्कारों का वादा नहीं किया, लेकिन निरंतरता होने पर छोटे छोटे सुधारों का वादा किया। अर्जुन ने बिना व्यंग्य के सिर हिलाया। सत्र बुनियादी चालों के साथ शुरू हुआ। राधा एक तरफ खड़ी रही, जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार। अर्जुन के चेहरे पर प्रयास दिखाई दे रहा था। हर दोहराव उन्हें भारी पड़ रहा था। उनके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उन्होंने रुकने के लिए नहीं कहा। एक पल में थेरेपिस्ट ने कुछ सेकंड के लिए विशेष समानांतर सलाखों पर खुद को सहारा देने की कोशिश करने का सुझाव दिया, जो हफ्तों पहले स्थापित की गई थीं और जिनका लगभग कभी उपयोग नहीं किया गया था। अर्जुन ने सलाखों को ऐसे देखा जैसे वे एक व्यक्तिगत चुनौती हों। राधा को पेट में गांठ महसूस हुई। वह जानती थी कि यह कोशिश निराशा में खत्म हो सकती है। थेरेपिस्ट और उनकी मदद से अर्जुन ने खुद को स्थिति में रखा। उनके हाथों ने सलाखों को जोर से पकड़ा। थेरेपिस्ट ने 3 तक गिना और समर्थन के साथ अर्जुन ने अपने शरीर का वजन थोड़ा ऊपर उठाया। वह पूरी तरह से खड़े नहीं थे, लेकिन पूरी तरह से बैठे भी नहीं थे। यह बस एक सेकंड था, फिर दूसरा। उनकी बाहें कांप रही थीं। राधा ने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने उस घर में आने के बाद से नहीं देखा था। गुस्से के बिना दृढ़ संकल्प। जब वह फिर से बैठ गए तो वह हाँफ रहे थे। वह मुस्कुराए नहीं, लेकिन उन्होंने कोशिश को भी नहीं कोसा। उन्होंने इसे दोहराने के लिए कहा। उन्होंने कई बार और कोशिश की। वह ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाए, लेकिन हर कोशिश एक छोटा सा सुधार थी। सत्र समाप्त होने पर थेरेपिस्ट ने कहा कि अगर वे ऐसे ही जारी रहे तो वे अधिक गहन कार्यक्रम के साथ काम कर सकते हैं। अर्जुन थक गए थे, लेकिन केंद्रित थे। यह निर्णय आकस्मिक नहीं था। राधा जानती थी, कंपनी की समीक्षा, दुर्घटना पर संदेह, किसी करीबी की संभावित गद्दारी, यह सब उनके अंदर कुछ हिला रहा था। यह ऐसा था जैसे अपने जीवन का नियंत्रण वापस पाना केवल पैसे या दस्तावेजों के बारे में नहीं था, बल्कि अपने ही शरीर के बारे में भी था। थेरेपी के बाद अर्जुन ने राधा के साथ कुछ मिनट अकेले में बिताने के लिए कहा। उन्होंने उनसे कहा कि 2 साल तक उन्होंने खुद को यह विश्वास दिला दिया था कि फिर से चलने की कोशिश करना समय बर्बाद करना था, कि वह कंपनी पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते थे, क्योंकि कम से कम वहां उन्हें लगता था कि वह कुछ जीत सकते थे। लेकिन अब वह समझते थे कि अगर उन्हें उस चीज का सामना करना था जो वह खोज रहे थे, तो उन्हें हर तरह से मजबूत होने की जरूरत थी। राधा ने उन्हें ध्यान से सुना। उन्होंने उनसे यह नहीं कहा कि सब कुछ आसान होगा। उन्होंने बस जवाब दिया कि छोटे सुधार भी मायने रखते हैं। बाद में राजेश बैठक के लिए आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, तनाव स्पष्ट था। अर्जुन ने उन्हें अध्ययन कक्ष में डेस्क पर ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्राप्त किया। राधा कागजात व्यवस्थित करते हुए पास रही, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। बातचीत औपचारिक रूप से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही सीधी हो गई। अर्जुन ने अनियमितताओं, डिजिटल हस्ताक्षरों, फर्जी कंपनियों को दिखाया। राजेश ने हर बिंदु को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके जवाब पहले की तरह इतने निश्चित नहीं थे। जब अर्जुन ने स्पष्टीकरण न होने पर औपचारिक शिकायत की संभावना का उल्लेख किया, तो राजेश ने पहली बार अपना धैर्य खो दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह सब कंपनी को बचाने के बारे में सोचते हुए किया था, जबकि वह अक्षम थे। उस शब्द ने अर्जुन में कुछ जगाया। अक्षम। इसके बाद की चुप्पी भारी थी। अर्जुन ने उनसे कहा कि व्हीलचेयर में होने का मतलब खेल से बाहर होना नहीं था, कि उन्होंने उन्हें अपनी अनुमति के बिना उनके हस्ताक्षर का उपयोग करने की कभी अनुमति नहीं दी थी। राजेश ने उनकी नजर से बचने की कोशिश की। बैठक बिना किसी स्पष्ट समाधान के समाप्त हुई, लेकिन एक दृढ़ चेतावनी के साथ। अर्जुन ने सभी खातों तक पूर्ण पहुंच की मांग की और घोषणा की कि ऑडिट अंत तक जारी रहेगा। जब राजेश चले गए तो घर में असहज चुप्पी छा गई। प्रिया तबाह हो गई थी। वह यह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि उनके पति इतनी हद तक जा सकते थे। राधा अपने स्थान से समझती थी कि संघर्ष अभी शुरू हुआ था। उस दोपहर सभी उम्मीदों के विपरीत अर्जुन ने सुबह के कुछ व्यायाम दोहराने के लिए कहा। भले ही थेरेपिस्ट के बिना हो, राधा ने उन्हें सलाखों के सामने खड़े होने में मदद की। इस बार वह पहले से 1 सेकंड ज्यादा देर तक खुद को संभाल पाए। यह न्यूनतम था, दूर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए लगभग अगोचर, लेकिन उनके लिए इसका बहुत बड़ा मतलब था। जब वह फिर से बैठ गए तो उनकी सांसें कांप रही थीं। राधा यह सुनिश्चित करने के लिए उनके सामने झुक गई कि वह ठीक थे। उनकी नजरें एक ही ऊंचाई पर मिलीं। कोई बड़े शब्द नहीं थे, बस एक साझा निश्चितता थी।
वह वास्तव में लड़ना शुरू कर रहे थे, न केवल अपने आसपास के विश्वासघात के खिलाफ, बल्कि इस विचार के खिलाफ भी कि उनका जीवन उस बारिश वाली रात को समाप्त हो गया था। और जैसे ही सूरज घर की खिड़कियों के पीछे ढलने लगा, अर्जुन अब उस आदमी की तरह नहीं लग रहे थे जो सब कुछ खुद ही सुलझने का इंतजार कर रहा था। अब वह कदम दर कदम उस चीज को वापस पाने के लिए दृढ़ थे जिसे उन्हें लगता था कि उनसे छीन लिया गया था। भले ही हर कदम अभी भी सलाखों और उस ताकत पर निर्भर करता था जो अभी अभी वापस आनी शुरू हुई थी। अर्जुन में बदलाव केवल कंपनी या थेरेपी में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे विवरणों में भी दिखाई देने लगा जो पहले मौजूद नहीं थे। एक दोपहर जब राधा घर जाने के लिए अपनी छुट्टी की व्यवस्था कर रही थी, उन्हें अमित और सिया की देखभाल करने वाली पड़ोसी का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक पारिवारिक आपातकाल था और वह उस रात बच्चों के साथ नहीं रह पाएंगी। राधा को लगा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। उनके पास और किसी को बुलाने के लिए नहीं था। अध्ययन कक्ष का दरवाजा खटखटाने से पहले वह कुछ सेकंड के लिए लाने के लिए नहीं था के लिए हिचकिचाई। अर्जुन ने अपनी नजर उठाई जब वह अंदर आई। उन्होंने तुरंत देखा कि कुछ ठीक नहीं था। राधा ने स्थिति को तेजी से, लगभग शर्मिंदगी से समझाया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हो तो वह तुरंत चली जाएंगी, लेकिन शायद अगले दिन उन्हें एक अधिक स्थायी समाधान खोजना होगा। अर्जुन ने उन्हें चुपचाप सुना। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें अवाक कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वह उसी शाम बच्चों को घर ला सकती हैं। राधा ने हैरान होकर अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि वह परेशान नहीं करना चाहती थीं, कि चीजों को मिलाना पेशेवर नहीं था, लेकिन अर्जुन ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि घर काफी बड़ा था और उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में वह कुछ समय से देख रहे थे कि वह हमेशा बिना पीछे मुड़े दौड़ती रहती थी, जैसे उनका जीवन एक निरंतर दौड़ हो। उस रात अमित और सिया डर और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ घर के गेट से गुजरे। 9 साल का अमित बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। सिया 6 साल की अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। अर्जुन ने उन्हें हॉल में प्राप्त किया। वह अपनी व्हील चेयर में सामान्य से अधिक सीधी मुद्रा में बैठे थे। राधा तनावपूर्ण थी, किसी भी असहज टिप्पणी के लिए तैयार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने उनके नाम पूछे और उन्हें घर के पीछे विशाल बगीचे की ओर इशारा किया। उन्होंने उनसे कहा कि वे वहां खेल सकते हैं, बशर्ते वे किसी वयस्क के बिना पूल के पास न दौड़ें। अमित ने उस जगह को ऐसे देखा जैसे वह एक निजी पार्क हो। सिया आखिरकार छूट गई और घास की ओर दौड़ गई। बच्चों की हंसी से घर उस तरह से भर गया जो लंबे समय से नहीं सुना गया था। अर्जुन उन्हें छत से देख रहे थे। शुरुआत में वह असहज लग रहे थे, जैसे उन्हें नहीं पता था कि अपने हाथ कहाँ रखें। लेकिन जब अमित एक गेंद के साथ करीब आया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें फुटबॉल खेलना आता है, तो उनकी अभिव्यक्ति में कुछ बदल गया। अर्जुन ने एक संक्षिप्त हंसी छोड़ी और कहा कि वह पहले काफी खराब खेलते थे। अमित ने जोर दिया कि वह बैठे बैठे गोलकीपर बन सकते हैं। राधा ने अपनी सांस रोकी, यह डरते हुए कि अर्जुन अपमानित महसूस करेंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। वे गमलों से बनी एक छोटी सी अस्थायी गोल पोस्ट के सामने खड़े हो गए। अमित धीरे से किक मारता था और अर्जुन हाथों से गेंद रोकने की कोशिश करते थे। यह कोई सही खेल नहीं था, लेकिन यह वास्तविक था। सिया बाद में शामिल हुई, हर गोल का जश्न ऐसे मना रही थी जैसे वह फाइनल हो। राधा दूर से राहत और कुछ अधिक गहरी चीज के मिश्रण के साथ देख रही थी जिसे वह नाम नहीं दे सकती थी। वह दृश्य किसी के मूल योजना का हिस्सा नहीं लग रहा था। बाद में जब बच्चे रसोई में खाना खा रहे थे, अर्जुन ने राधा से उनके पति के बारे में पूछा। वह 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई, लेकिन जवाब देने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि रवि एक मैकेनिक थे, कि वह हमेशा अपनी खुद की वर्कशॉप खोलने का सपना देखते थे। जिस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई वह तेज थी, एक माध्यमिक सड़क पर एक टक्कर। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कोई लापरवाही से सवाल नहीं पूछा, बस कहा कि वह समझते थे कि जीवन 1 सेकंड में कैसे बदल जाता है। वह वाक्य उन दोनों के बीच तैरता रहा, अलग अलग लेकिन समान रूप से दर्दनाक अनुभवों से भरा हुआ। जब सोने का समय आया तो राधा ने अपने घर लौटने के बारे में सोचा, लेकिन अर्जुन ने मेहमानों के कमरों में से एक में रुकने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि देर हो चुकी थी और वह नहीं चाहते थे कि वे रात में यात्रा करें। राधा ने आभारी होकर स्वीकार कर लिया। उस रात बच्चों के सो जाने के बाद राधा गलियारे में निकली और अर्जुन को अंधेरे बगीचे की ओर देखते हुए पाया। वह करीब गईं और उन्हें रुकने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जवाब दिया कि घर नई आवाजों के साथ अलग, अधिक जीवंत लग रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि वह भूल गए थे कि बच्चे की हंसी कैसी लगती है। राधा ने उन्हें चुपचाप देखा। यह कोई नाटकीय स्वीकारोक्ति नहीं थी, लेकिन यह ईमानदार थी। अगले दिन अमित जल्दी नीचे आया और अर्जुन को अध्ययन कक्ष में पाया। बिना डर के
उन्होंने उनसे कंपनी के बारे में, बड़ी इमारतें कैसे बनाई जाती हैं, इसके बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। अर्जुन ने धैर्य से जवाब दिया, उन्हें सरल बातें समझाते हुए, एक कागज पर चित्र बनाते हुए। राधा दरवाजे से उस दृश्य को देख रही थी जिसकी उन्होंने हफ्तों पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अर्जुन न केवल उनके साथ अधिक खुले थे, बल्कि उस दुनिया के साथ भी खुले थे जिसे वह अपने साथ लाई थी। वह सहवास कुछ दिनों तक दोहराया जाने लगा। हमेशा नहीं, लेकिन इतनी बार कि यह स्वाभाविक हो गया। बच्चों ने उन्हें व्हील चेयर में बैठे गंभीर सज्जन के रूप में देखना बंद कर दिया और उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया जो कहानियां सुना सकता था, भले ही वे छोटी हों। अर्जुन ने कभी कभी स्कूल से छुट्टी के समय से मेल खाने के लिए अपने समय को समायोजित करना शुरू कर दिया। पूछते थे कि उनका दिन कैसा रहा। यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण परिवर्तन नहीं था। उनके अभी भी तनाव के क्षण आते थे। वह अभी भी ऑडिट और राजेश के साथ टकराव से निपट रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अमित और सिया की उपस्थिति ने एक ऐसा स्थान खोल दिया जो पहले मौजूद नहीं था। और राधा ने इसे न केवल इसलिए देखा क्योंकि वह थोड़ा और मुस्कुराते थे, बल्कि इसलिए भी कि वह बिना खुद को जाने भविष्य के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने उल्लेख किया कि अगर वह कंपनी को स्थिर करने में कामयाब रहे तो वह उन परियोजनाओं में निवेश करना चाहते थे जो कामकाजी परिवारों की मदद करें। अमित ने सुना और कहा कि वह इंजीनियर बनना चाहते थे। अर्जुन ने जवाब दिया कि तब उन्हें बहुत पढ़ाई करनी होगी। उस साधारण बातचीत ने कुछ स्पष्ट कर दिया जिसे किसी भी वयस्क ने ऊंची आवाज में नहीं कहा था। अर्जुन अब एक ऐसे आदमी के रूप में बात नहीं करनी होगी रहे थे जो बंद रहने के लिए इस्तीफा दे चुका था। वह ऐसे व्यक्ति के रूप में बात कर रहे थे जिसने दुर्घटना से परे कल्पना करना शुरू कर दिया था। और उस नई छवि में राधा का परिवार अब एक अस्थायी यात्रा नहीं था, यह दृश्य का हिस्सा था। घर में अमित और सिया की उपस्थिति अधिक बार होने लगी और यह सोनिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि वह इसे छिपाने की कोशिश करती थी। जब वे हॉल या बगीचे में एक साथ होते थे, उनकी बेचैनी स्पष्ट थी। एक दोपहर वह बिना बताए आई, ठीक तब जब अर्जुन गहन थेरेपी सत्र के बीच में थे। हफ्तों से व्यायाम का स्तर बढ़ गया था। अब यह केवल सलाखों पर संक्षिप्त कोशिशें नहीं थीं। अब वह विशेष समर्थन और अधिक मांग वाले संतुलन व्यायाम के साथ पैरों की ताकत पर काम कर रहे थे। उस दिन वह केंद्रित थे, पसीना बहा रहे थे, सामान्य से कुछ सेकंड अधिक देर तक खुद को बनाए रखने के लिए अपने दांत पीस रहे थे। राधा एक तरफ खड़ी थी, हर हरकत पर ध्यान दे रही थी। अगर वह संतुलन खोते तो उन्हें संभालने के लिए तैयार थी। थेरेपिस्ट ऊंची आवाज में गिन रहा था, 3 सेकंड, 4, 5। यह उस समय तक उनकी सबसे अच्छी कोशिश थी। जब वह फिर से बैठ गए, थके हुए लेकिन संतुष्ट, सोनिया ने दरवाजे से धीरे धीरे ताली बजाई। यह कोई सच्ची ताली नहीं थी, यह एक छिपी हुई खिल्ली थी। उन्होंने कहा कि इतना प्रयास सराहनीय था, लेकिन शायद वह किसी ऐसी चीज पर बहुत अधिक जोर दे रहे थे जिसे डॉक्टरों ने पहले ही असंभव मान लिया था। टिप्पणी भारी पड़ी। अर्जुन ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। उन्होंने उनसे सत्र में बाधा न डालने के लिए कहा। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली कि उन्हें केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता थी। फिर उन्होंने उनसे निजी तौर पर बात करने के लिए कहा। राधा को एक बुरा एहसास हुआ। कुछ मिनट बाद सोनिया की आवाज अध्ययन कक्ष में सामान्य से अधिक ऊंची सुनाई दे रही थी। सभी शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन लहजा समझ में आ रहा था। वह जोखिमों, स्थिरता, जिम्मेदार निर्णयों के बारे में बात कर रही थी। जब वह बाहर निकली तो वह राधा के बगल से बिना उन्हें देखे गुजर गई, लेकिन उन्होंने बुदबुदाया कि सही परिवार खेलने से वास्तविकता नहीं बदलती। वह वाक्य दिमाग में गड़ गया। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी अलार्म बजा दिए। फिजियोथेरेपिस्ट ने सत्र रद्द करने के लिए फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें चिकित्सा सलाह के कारण उपचार को अगली सूचना तक अस्थायी रूप से निलंबित करने के सीधे निर्देश मिले थे। अर्जुन भ्रमित हो गए। उन्हें कोई नई सलाह नहीं मिली थी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने ऐसा कोई आदेश देने से इनकार किया। तो किसने किया था? जवाब तब अपने आप आ गया जब थेरेपिस्ट ने उल्लेख किया कि फोन कंपनी के कार्यालय से आया था, प्रशासनिक प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षरित। अर्जुन को लगा कि खून खौल रहा है। वह इस बार चिल्लाए नहीं। उनकी आवाज दृढ़ निकली जब उन्होंने उस नंबर को देने के लिए कहा जिससे फोन आया था। यह वही कार्यालय था जहां राजेश काम करते थे और जहां सोनिया अपना अधिकांश दिन बिताती थी। अर्जुन ने जब फोन किया तो राधा मौजूद थी। राजेश ने स्पष्ट आश्चर्य के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल अर्जुन को हाल ही में हुए तनाव की चिंता थी, कि उन्हें लगा कि गति धीमी करना सबसे अच्छा होगा। अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया कि किसी को भी उनकी ओर से चिकित्सा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने बिना अलविदा कहे फोन काट दिया। घर फिर से तनाव से भर गया। उसी दोपहर
सोनिया फिर से दिखाई दी, इस बार बिना मुस्कान के। अर्जुन ने उन्हें बातचीत शुरू करने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने सीधे उनसे पूछा कि क्या उन्होंने थेरेपी रद्द करने का आदेश दिया था। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने उनके कल्याण के बारे में सोचते हुए ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें अर्जुन चलते हुए देखते हुए जुनूनी लग रहे थे, जबकि उन्हें अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए था। वह वाक्य ट्रिगर था। अर्जुन ने उन्हें जवाब दिया कि उनकी दौड़ कर वास्तविकता किसी और का मामला नहीं था, कि कोशिश करना या न करना उनका अधिकार था। सोनिया, अब बिना किसी मुखौटे के, उन्होंने जो वास्तव में सोचा था वह कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह बहुत ज्यादा ठीक हो गए तो कई फैसले फिर से बदल जाएंगे, कि कंपनी को स्थिरता की जरूरत थी, भावनात्मक आवेगों की नहीं। यह स्वीकारोक्ति शायद उनके इरादे से कहीं अधिक स्पष्ट थी। राधा, जो खुले दरवाजे से सुन रही थी, को लगा कि सब कुछ फिट बैठ रहा है। यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, यह नियंत्रण का मामला था। अगर अर्जुन शारीरिक और मानसिक ताकत वापस पा लेते तो शक्ति पूरी तरह से उनके हाथों में वापस आ जाती। सोनिया ने जो कहा था उसे नरम करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने उनसे पीछे हटने के लिए कहा और स्पष्ट कर दिया कि उनकी अनुमति के बिना उनके उपचार में कोई भी हस्तक्षेप कानूनी परिणाम देगा। जब सोनिया चली गई तो घर में गहरी चुप्पी छा गई। अर्जुन हाँफ रहे थे, इस बार शारीरिक प्रयास से नहीं बल्कि खुले विश्वासघात से। राधा धीरे धीरे अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई। उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा, बस करीब गईं और कुर्सी के पीछे एक हाथ रखा। अर्जुन ने पहले बात की। उन्होंने कहा कि अब वह समझते थे कि उन्होंने न केवल खातों में हेरफेर किया था, उन्होंने उन्हें कमजोर बनाए रखने की भी कोशिश की थी। वह शब्द तैरता रहा, कमजोर, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि निर्णयों में भी। राधा ने उन्हें याद दिलाया कि सब कुछ के बावजूद वह आगे बढ़ रहे थे, कि कोई भी उनसे वह छीन नहीं सकता था। उसी रात अर्जुन ने एक दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत चिकित्सा टीम को अपनी सीधी पसंद की टीम से बदल दिया, बिना किसी मध्यस्थ के। उन्होंने यह भी कहा कि ऑडिट का विस्तार किया जाए, ताकि उनके नाम पर लिए गए व्यक्तिगत निर्णयों से संबंधित किसी भी आंदोलन की जांच की जा सके। प्रिया तबाह हो गई थी, अपने पति और अपने भाई के बीच फंसी हुई थी, लेकिन अब संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। अगले दिन थेरेपी अधिक तीव्रता के साथ फिर से शुरू हुई। अर्जुन ने एक दृढ़ संकल्प के साथ काम किया, जो जुनून की हद तक था, लेकिन इस बार यह अभिमान के लिए नहीं था। यह कुछ ऐसा वापस पाने के लिए था जिसे उनसे छीनने की कोशिश की गई थी। राधा हर कोशिश में उनके बगल में थी। जब वह 8 सेकंड तक समर्थन के साथ पूरी तरह से खड़े हो पाए तो भावना शांत लेकिन वास्तविक थी। कोई चीख या अतिरंजित तालियां नहीं थीं। बस उन दोनों के बीच एक नजर थी जो कहती थी कि उनके खिलाफ जो भी करने की कोशिश की जाए। वे आगे बढ़ रहे थे, और जबकि सोनिया दूर से देख रही थी, यह समझकर कि उस वसूली को रोकने की उनकी योजना विफल हो गई थी। लड़ाई अब असतत नहीं थी, अब यह खुला था और कोई भी बरकरार नहीं रहने वाला था। अर्जुन द्वारा सोनिया का सामना करने के बाद जब उन्होंने उनकी थेरेपी को रद्द करने की कोशिश की थी तो तनाव छिपा नहीं रहा। अब सब कुछ सीधा था, नजरें, खामोशी, कंपनी में बैठ के। अब यह सिर्फ संदेह की बात नहीं थी, बल्कि शक्ति के स्पष्ट आंदोलनों की बात थी। और इन सब के बीच राधा ने उन विवरणों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जो पहले अनसुने थे। एक दोपहर जब वह अर्जुन को कुछ पुराने भौतिक रिकॉर्ड व्यवस्थित करने में मदद कर रही थी जो केंद्रीय कार्यालय से लाए गए थे, तो उन्हें एक छोटा सा बॉक्स मिला जिस पर अन्य की तरह लेबल नहीं लगा था। अर्जुन ने उनसे उसे खोलने के लिए कहा। अंदर अनुबंधों की प्रतियां, बीमा रिपोर्ट और दुर्घटना से संबंधित कुछ व्यक्तिगत दस्तावेज थे। उनमें से एक लिफाफा ऐसा लग रहा था जिसे खोला गया था और फिर पारदर्शी टेप से फिर से बंद कर दिया गया था। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने वह लिफाफा पहले कभी देखा हो। राधा ने उसे सावधानी से खोला। अंदर एसयूवी की बीमा की प्रारंभिक रिपोर्ट की एक प्रति थी। यह अंतिम रिपोर्ट नहीं थी जिसकी उन्होंने पहले ही समीक्षा कर ली थी, बल्कि एक पुरानी, अधिक तकनीकी रिपोर्ट थी। अर्जुन ने उसे चुपचाप पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। उस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि ब्रेक सिस्टम में टक्कर से पहले एक हाइड्रोलिक खराबी थी। यह दावा नहीं किया गया था कि यह सीधा कारण था, लेकिन यह इंगित किया गया था कि हाल ही में रखरखाव पर्याप्त था या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई। उन्हें याद आया कि दुर्घटना से कुछ सप्ताह पहले राजेश ने उन्हें एसयूवी को एक नई वर्कशॉप में ले जाने की सलाह दी थी, एक ऐसी जगह जो कहता था कि उसके दोस्त के कारण कम दरें थीं। उन्होंने ज्यादा सोचे बिना स्वीकार कर लिया। उन्होंने फिर कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। राधा को लगा कि कमरे में हवा भारी हो गई थी। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या यह विवरण अंतिम रिपोर्ट में दिखाई दिया था। अर्जुन ने सिर हिलाया।
बीमा को सौंपी गई आधिकारिक दस्तावेज में केवल मौसम की स्थिति और संभावित तेज गति का उल्लेख था। यांत्रिक विफलताओं के बारे में कुछ भी नहीं। इसका मतलब था कि किसी ने प्रारंभिक रिपोर्ट तक पहुंच बनाई थी और फैसला किया था कि वह हिस्सा मामले के समापन तक नहीं पहुंचेगा। सवाल अब केवल वित्तीय नहीं था, यह बहुत गहरा था। अर्जुन ने तुरंत बीमा कंपनी को यह पुष्टि करने के लिए कहा कि क्या वह दस्तावेज उस समय पूरी तरह से सौंप दिया गया था। जवाब स्पष्ट था। प्रारंभिक रिपोर्ट परिवार द्वारा नियुक्त कानूनी प्रतिनिधि को भेजी गई थी। जब वह अस्पताल में भर्ती थे, वह प्रतिनिधि राजेश थे। इसके बाद की चुप्पी लंबी थी। यह अभी तक सीधा आरोप नहीं था, लेकिन टुकड़े एक परेशान करने वाले तरीके से फिट बैठ रहे थे। उसी दोपहर राधा ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसके बारे में वह कई दिनों से सोच रही थी। वह जानती थी कि सोनिया उन पर भरोसा नहीं करती थी और उन्हें एक बाधा के रूप में देखती थी। इसलिए उनसे बचने के बजाय उन्होंने सीधे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उनका सामना करने का फैसला किया। उन्होंने उसे अगले दिन कंपनी के कार्यालय में एक सचिव के साथ कागजात की समीक्षा करते हुए पाया। राधा ने उनसे अकेले में बात करने के लिए कहा। सोनिया ने आश्चर्यचकित होकर इस पहल को स्वीकार कर लिया। बंद कार्यालय में माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। राधा ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की और न ही आरोप लगाया। उन्होंने बस पूछा कि उन्होंने अर्जुन की थेरेपी को रोकने की कोशिश क्यों की थी और उनके वास्तविक सहमति के बिना प्रशासनिक निर्णय क्यों लिए गए थे। सोनिया ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। उन्होंने कहा कि यह उनका मामला नहीं था, लेकिन राधा पीछे नहीं हटी। उन्होंने उनसे दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट के बारे में बात की, ब्रेक में खराबी के बारे में, कि कैसे वह विवरण अंतिम रिपोर्ट से गायब हो गया। पहली बार सोनिया ने 1 सेकंड के लिए अपनी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण खो दिया। यह न्यूनतम था, लेकिन पर्याप्त था। फिर उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह ऐसी जगह पर समस्या ढूंढ रही थी जहां कोई समस्या नहीं थी, कि एक दुर्घटना है। लेकिन राधा वहां सिद्धांत पर बहस करने के लिए नहीं थी। वह सिर्फ उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी और उन्होंने उसे देखा। जब वह उस कार्यालय से बाहर निकली तो वह जानती थी कि उन्होंने एक संवेदनशील बिंदु को छुआ था। उस रात अर्जुन ने ध्यान से सुना जब उन्होंने उन्हें बातचीत के बारे में बताया। वह हैरान नहीं थे, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ऐसा पुष्टि कर रहे थे जो उन्हें पहले ही लग रहा था। उन्होंने कहा कि अगर वाहन का रखरखाव हेरफेर किया गया था और रिपोर्ट में बदलाव किया गया था, तो इससे सब कुछ बदल जाता था। न केवल पैसे या शक्ति के लिए, बल्कि पीछे के इरादे के लिए भी। प्रिया को बैठक के लिए बुलाया गया। शुरुआत में उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि राजेश अपने ही बहनोई की दुर्घटना से संबंधित जानकारी छिपा सकते थे। लेकिन जब अर्जुन ने प्रारंभिक रिपोर्ट दिखाई और अंतिम दस्तावेज से अंतर समझाया, तो उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्हें याद आया कि राजेश ने ही अर्जुन के सर्जरी में होने के दौरान सभी औपचारिकताओं को संभालने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने उन पर आंख बंद करके भरोसा किया था। अब वह विश्वास नाजुक लग रहा था। रात एक स्लाच की बरतर गया, स्पष्ट निर्णय के साथ समाप्त हुई। अर्जुन दुर्घटना के पूरे मामले की नए सिरे से जांच करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त करेंगे। वह वित्तीय ऑडिट का भी विस्तार करेंगे ताकि लाभकारी कंपनियों और वाहन का रखरखाव करने वाली वर्कशॉप के बीच किसी भी संबंध को शामिल किया जा सके। राधा अपने स्थान से सब कुछ देख रही थी। इस बात से अवगत थी कि जो एक नौकरी के रूप में शुरू हुआ था, वह 2 साल से दफन एक सच्चाई का केंद्र बन गया था। उस रात विदा होने से पहले अर्जुन ने उन्हें उनके नाम से एक अलग दृढ़ता के साथ बुलाया। उन्होंने उनसे कहा कि अगर उनकी आशंकाएं सही साबित होती हैं, तो उनका जीवन केवल एक गलती या उस रात की बारिश से नहीं बदला था। यह इसलिए बदला था क्योंकि किसी ने ऐसा करने का फैसला किया था। यह विचार कठोर था, लेकिन इसने उनके अंदर एक नई ताकत भी जगाई। वह अब सिर्फ पैसे वापस पाने या फिर से चलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वह पूरी सच्चाई की तलाश कर रहे थे। और जैसे ही चुप्पी फिर से घर में भर गई, भावना स्पष्ट थी। जो रहस्य वे उजागर कर रहे थे, वह न केवल कंपनी को हिला देगा, बल्कि परिवार को भी टुकड़ों में तोड़ देगा। दुर्घटना और वित्त की जांच जारी थी, लेकिन उस सुबह कुछ और होने वाला था। इसका दस्तावेजों या तनावपूर्ण बैठकों से कोई लेना देना नहीं था। इसका अर्जुन के शरीर और एक ऐसे वादे से लेना देना था जो उन्होंने चुपचाप खुद से किया था। नई चिकित्सा टीम ने थेरेपी को समायोजित कर दिया था। अब वे सिर्फ ताकत पर ही नहीं, बल्कि पैरों में समन्वय और छोटे छोटे आवेगों पर भी काम कर रहे थे जो पहले असंभव लगते थे। राधा हमेशा की तरह उनके बगल में थी, लेकिन उस दिन उन्हें उनकी आंखों में कुछ अलग दिखाई दिया। यह सिर्फ दृढ़ संकल्प नहीं था, यह डर और आशा का मिश्रण था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। थेरेपिस्ट ने समझाया कि वे कुछ अधिक मांग वाला प्रयास करेंगे। उन्होंने चलने का वादा नहीं किया,
लेकिन कम समर्थन के साथ खुद को संभालने की कोशिश करने का वादा किया। समानांतर सलाखें लगाई गईं और घुटनों पर सहारा समायोजित किया गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अमित और सिया प्रिया के साथ बगीचे में थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अंदर क्या हो रहा था। राधा एक तरफ अपनी स्थिति में खड़ी थी, अगर वह गिरते तो उन्हें संभालने के लिए तैयार थी। गिनती शुरू हुई। 1, 2। अर्जुन ने अपने हाथों से धक्का दिया, लेकिन इस बार आवेग केवल हाथों से नहीं था। उनके पैरों ने मुश्किल से प्रतिक्रिया दी, जैसे वे एक लंबी नींद से जाग रहे हों। वह उठ गए, पूरी तरह से दृढ़ नहीं, लेकिन पहले से कहीं अधिक सीधे। थेरेपिस्ट ने उन्हें छोड़े बिना सहारा समायोजित किया। अर्जुन कांप रहे थे, हर मांसपेशी में प्रयास दिखाई दे रहा था। राधा को लगा कि उनके सीने में दिल धड़क रहा था। 3 सेकंड, 4, 5। इस बार वह तुरंत गिरे नहीं, वह खड़े रहे। उनके पैर असली दबाव के साथ जमीन को छू रहे थे। 8 सेकंड, 10। थेरेपिस्ट ने कहा कि वह मदद से एक छोटा कदम उठाने की कोशिश करें। अर्जुन हिचकिचाए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अपने दाहिने पैर को कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। यह न्यूनतम था, लेकिन यह एक स्पष्ट हरकत थी। थेरेपिस्ट ने उनका वजन संभाला, जबकि बायां पैर उसका पालन करने की कोशिश कर रहा था। यह कोई साफ या सुरुचिपूर्ण कदम नहीं था, लेकिन यह एक कदम था। जब वह फिर से बैठ गए तो कमरे में चुप्पी छा गई। राधा की आंखें चमक रही थीं, लेकिन वह रोई नहीं। अर्जुन ऐसे सांस ले रहे थे जैसे उन्होंने मैराथन दौड़ी हो। वह तुरंत मुस्कुराए नहीं। उन्होंने अपने पैरों को ऐसे देखा जैसे वे उनके अपने न हों। फिर उन्होंने अपनी नजर राधा की ओर उठाई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। असली आशा, कोई भ्रम नहीं, कोई प्रोत्साहन का वाक्य नहीं, कुछ ठोस। थेरेपिस्ट ने समझाया कि यह प्रगति हफ्तों के निरंतर काम का परिणाम थी, कि इसका मतलब तुरंत पूरी तरह से ठीक होना नहीं था, लेकिन शरीर उम्मीद से अधिक प्रतिक्रिया दे रहा था। अर्जुन ने ज्यादा बात किए बिना सिर हिलाया। सत्र समाप्त होने पर उन्होंने राधा के साथ कुछ मिनट अकेले में बिताने के लिए कहा। वह बिना कुछ कहे करीब आईं। उन्होंने चुप्पी तोड़ी। पहले उन्होंने कहा कि 2 साल तक उन्होंने खुद को यह विश्वास दिला दिया था कि वह कभी अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस नहीं कर पाएंगे, कि हर असफल कोशिश उन्हें और डुबो देती थी। लेकिन वह छोटा कदम अंदर से कुछ बदल रहा था, न केवल शारीरिक रूप से। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा जीवन टक्कर के समय रुक गया था और अब पहली बार कुछ आगे बढ़ रहा था। राधा ने उन्हें जवाब दिया कि वह कदम उनका था, कि किसी ने उन्हें यह उपहार नहीं दिया था। उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने थेरेपी जारी रखने पर जोर नहीं दिया होता, जब हर कोई इसे रोकना चाहता था, तो शायद वह वहां नहीं होते। उस दोपहर जब अमित अध्ययन कक्ष में दौड़ता हुआ आया और पूछा कि क्या वे थोड़ी देर खेल सकते हैं, अर्जुन ने उसे बुलाया, उसे करीब आने के लिए कहा। न्यूनतम मदद से वह अपने सौतेले बेटे के सामने फिर से खड़े हो गए, जो उनके करीब होता जा रहा था। अमित ने हैरान होकर अपनी आंखें खोल दी। सिया चुपचाप देखती रही। अर्जुन ने एक और छोटा कदम उठाया, समर्थित लेकिन दृश्यमान। बच्चों को उस पल की पूरी गंभीरता समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वे जानते थे कि यह महत्वपूर्ण था। अमित ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने कोई अद्भुत चाल देखी हो। सिया ने बिना सोचे ताली बजाई। राधा ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। वह दृश्य योजनाबद्ध नहीं था। यह कोई समारोह या सार्वजनिक घोषणा नहीं थी। यह एक साथ कुछ सरल और विशाल था। बाद में प्रिया आई और अपने भाई को कुछ सेकंड के लिए खड़े देखा। उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। वह अविश्वसनीयता से गर्व में कुछ ही सेकंड में बदल गई थी, लेकिन सब कुछ उत्सव नहीं था। जबकि घर में वह प्रगति हो रही थी, कंपनी में तनाव बढ़ता जा रहा था। राजेश ने अर्जुन की शारीरिक प्रगति की खबर को एक ऐसे इशारे के साथ प्राप्त किया जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की। सोनिया ने, इसके विपरीत, अपनी बेचैनी नहीं छिपाई। वह जानती थी कि अर्जुन का हर कदम उन्हें न केवल चलने के करीब ला रहा था, बल्कि उन्हें पूर्ण नियंत्रण वापस पाने के करीब भी ला रहा था। उस रात जब घर में फिर से शांति छा गई, अर्जुन ने बगीचे में जाने के लिए कहा। वह हवा महसूस करना चाहते थे। राधा उनके साथ गई। वे उस बड़े पेड़ के सामने रुके जहां कुछ सप्ताह पहले उन्होंने दुर्घटना के बारे में अपने संदेह स्वीकार किए थे। इस बार माहौल अलग था। अर्जुन ने जमीन को देखा और कहा कि वह छोटा कदम सिर्फ शुरुआत थी, कि अभी भी बहुत कुछ का सामना करना बाकी था। ऑडिट, दुर्घटना का मूल्यांकन, संभावित विश्वासघात। लेकिन वह अब इसके सामने गतिहीन महसूस नहीं कर रहे थे। राधा ने उन्हें चुपचाप देखा। उन्होंने थोड़ी सी व्हीलचेयर उनकी ओर घुमाई और कुछ ऐसा कहा जिसने उन दोनों के बीच हवा बदल दी। उन्होंने कहा कि वह केवल अपनी कंपनी या अपनी चलने की क्षमता को वापस नहीं पाना चाहते थे, वह एक अलग जीवन की संभावना को वापस पाना चाहते थे। और जब उन्होंने ऐसा कहा,
तो उन्होंने उनकी आंखों से अपनी नजर नहीं हटाई। यह कोई खुली घोषणा नहीं थी, कोई वादे या बड़े शब्द नहीं थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह कदम सिर्फ शारीरिक नहीं था। यह कुछ ऐसा शुरू होने वाला था जो किसी भी रिपोर्ट या टकराव से परे था। और जैसे ही रात बगीचे पर छाने लगी, भावना स्पष्ट थी। अर्जुन में कुछ ऐसा जाग गया था जिसे कोई भी इतनी आसानी से रोक नहीं पाएगा। अर्जुन के खड़े होने से घर का माहौल बदल गया, लेकिन कंपनी में लंबित सभी चीजों को भी तेज कर दिया। अब देरी के लिए कोई जगह नहीं थी। दुर्घटना की समीक्षा के लिए नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ ने उसी सप्ताह अपनी पहली औपचारिक रिपोर्ट सौंपी। अर्जुन ने बैठक घर के बड़े हॉल में करने के लिए कहा, कार्यालय में नहीं। वह चाहते थे कि प्रिया, राजेश और सोनिया मौजूद हों। उन्होंने राधा को भी वहां रहने के लिए कहा, हालांकि वह सीधे भाग नहीं लेगी। जब सभी बैठे तो विशेषज्ञ ने स्पष्ट रूप से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने समझाया कि उन्होंने उस वर्कशॉप के रिकॉर्ड की समीक्षा की जहां टक्कर से कुछ सप्ताह पहले रखरखाव किया गया था। वह वर्कशॉप एक नई स्थापित कंपनी से जुड़ी थी, जिसके साझेदार अप्रत्यक्ष रूप से ऑडिट में पता चले आंदोलनों से संबंधित एक वित्तीय फर्म से जुड़े थे। अर्जुन ने रिपोर्ट से अपनी नजर नहीं हटाई। विशेषज्ञ ने जारी रखा। उन्होंने पुष्टि की कि ब्रेक सिस्टम में एक हाइड्रोलिक वाल्व में हेरफेर किया गया था, जिससे बारिश की स्थिति में देर से प्रतिक्रिया हो सकती थी। यह टूट फूट के कारण कोई प्राकृतिक खराबी नहीं थी, यह एक तकनीकी परिवर्तन था। चुप्पी भारी हो गई। प्रिया ने अपना हाथ मुंह पर रखा। राजेश ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने की कोशिश की कि इससे इरादा साबित नहीं होता, कि यांत्रिक त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन विशेषज्ञ स्पष्ट थे। हेरफेर आकस्मिक नहीं था, इसके लिए सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। अर्जुन को लगा कि दुनिया उस कमरे में सिकुड़ रही थी। 2 साल तक उन्होंने माना कि यह सब खराब किस्मत और लापरवाह फैसलों का संयोजन था। अब संभावना कुछ और थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्कशॉप को भुगतान राजेश द्वारा अधिकृत एक कॉरपोरेट खाते से कॉरपोरेट रखरखाव के नाम पर किया गया था। वह विवरण वित्तीय ऑडिट के साथ चक्र को बंद करता था। यह केवल धन का गबन नहीं था, यह निर्णयों का एक जाल था जिसने फर्जी कंपनियों को लाभ पहुंचाया, जबकि अर्जुन की स्थिति को कमजोर किया। सोनिया ने पहले चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर आरोप था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि राजेश को पता था कि वर्कशॉप क्या कर रही थी। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए उन्हें देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि उस वर्कशॉप की सिफारिश किसने की थी। सोनिया ने जवाब दिया कि यह राजेश ने किया था। तनाव दिखाई देने लगा। प्रिया धीरे धीरे अपने पति की ओर मुड़ी। राजेश को पसीना आने लगा। उन्होंने यह कहकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि वह केवल लागत बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें हेरफेर के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन रिपोर्ट में दिखाया गया था कि वर्कशॉप को दुर्घटना के बाद भी अतिरिक्त भुगतान मिले थे, भले ही एसयूवी नष्ट हो गई थी। इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। अर्जुन ने ऐसी शांति से बात की जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने कहा कि 2 साल तक वह यह मानते रहे कि यह उनकी गलती थी, कि उन्होंने अपराधबोध, क्रोध और हताशा का बोझ उठाया, यह सोचते हुए कि उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने राजेश की आंखों में सीधे देखा और पूछा कि क्या वह यह दावा कर सकते हैं कि सब कुछ इत्तेफाक था। राजेश ने नजरें मिलाने से बचने की कोशिश की। प्रिया चुपचाप रोने लगी। सोनिया उठ खड़ी हुई और कहा कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले एक वकील की जरूरत है। अर्जुन ने जवाब दिया कि उनके पास पहले से ही था। वह बैठक बहस के लिए नहीं थी, यह तथ्यों को सुनने के लिए थी। वकील ने समझाया कि वित्तीय जानकारी और तकनीकी रिपोर्ट के साथ धोखाधड़ी और क्षति के लिए मुकदमा शुरू करने का पर्याप्त आधार था। उन्होंने आपराधिक जिम्मेदारी की संभावना का भी उल्लेख किया, यदि दुर्घटना का कारण बनने का इरादा साबित होता है। इरादा शब्द एक सूखे प्रहार की तरह गिरा। राजेश ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। उन्होंने कहा कि वह कभी नहीं चाहते थे कि अर्जुन लकवाग्रस्त हो जाएं, कि वह केवल कंपनी पर अधिक नियंत्रण चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अब इसे संभाल नहीं पाएंगे। वह स्वीकारोक्ति किसी भी संदेह को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने सीधे दुर्घटना की योजना बनाने की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें रखरखाव के हेरफेर के बारे में पता था और उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। प्रिया ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह उन्हें नहीं पहचानती थी। सोनिया ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उनका बचाव खाली लग रहा था। अर्जुन चिल्लाए नहीं, वह अचानक खड़े नहीं हुए, वह बैठे रहे, लेकिन उनकी मुद्रा दृढ़ थी। उन्होंने कहा कि विश्वासघात केवल व्यावसायिक नहीं था, यह व्यक्तिगत, पारिवारिक था। वकील ने हर शब्द का नोट लिया। बैठक एक स्पष्ट निर्णय के साथ समाप्त हुई। राजेश को तुरंत सभी कार्यों से हटा दिया जाएगा और संबंधित कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सोनिया, हालांकि दुर्घटना में उनकी सीधी भागीदारी का कोई सीधा सबूत नहीं था,
वित्तीय आंदोलनों और बिना प्राधिकरण के लिए गए चिकित्सा निर्णयों में उनकी भूमिका के लिए जांच के दायरे में रहेगी। जब वे चले गए तो घर में भारी चुप्पी छा गई। प्रिया बैठी रही, यह नहीं जानती थी कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना था, उसे कैसे संसाधित करें। अर्जुन ने उन्हें दर्द के साथ देखा, लेकिन उनके प्रति कोई द्वेष नहीं था। वह जानता था कि वह भी स्थिति की शिकार थी। राधा हर समय पृष्ठभूमि में रही, लेकिन वह समझती थी कि वह उस पल को देख रही थी जब सच्चाई पूरी तरह से सामने आई थी। बाद में जब वे अध्ययन कक्ष में अकेले रह गए तो अर्जुन ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में बात की। उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल वित्तीय विश्वासघात या यांत्रिक हेरफेर नहीं था। सबसे मुश्किल यह स्वीकार करना था कि किसी करीबी ने नियंत्रण लेने के लिए उन्हें कमजोर देखना पसंद किया था। राधा धीरे धीरे करीब आई। उन्हें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने जो छोटा कदम उठाया था वह अब केवल शारीरिक वसूली का प्रतीक नहीं था। यह एक संकेत था कि वह खत्म नहीं हुए थे, कि भले ही उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, वह अभी भी वहीं थे। उस रात बहुत समय में पहली बार अर्जुन देर रात तक दस्तावेजों की समीक्षा नहीं करते रहे। वह चुपचाप बगीचे को देखते रहे, लेकिन गुस्से से नहीं, स्पष्टता से। सच्चाई सामने आ गई थी। दर्द हुआ, लेकिन मुक्ति भी मिली। और अब जब उन्हें पता चला कि उनका जीवन केवल उनकी गलती से नहीं बदला था, तो उनके अंदर से वह अदृश्य बोझ उतर गया जो वह 2 साल से ढो रहे थे। उस बैठक के बाद जिसमें सब कुछ सामने आया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। खबर कंपनी के अंदर फैलने में देर नहीं लगी। कुछ कर्मचारी सदमे में थे। अन्य कहते थे कि उन्हें हमेशा संदेह था कि कुछ ठीक नहीं था। राजेश अगले दिन कार्यालय में नहीं आए। उनके वकीलों ने प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करते हुए संचार भेजना शुरू कर दिया, लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं सौंपा। हालांकि वह अभी भी दिन का अधिकांश समय व्हील चेयर का उपयोग करते थे। उन्होंने अधिक बार कंपनी जाना शुरू कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि कोई उनके लिए बात करे। पहली बार जब वह आधिकारिक तौर पर सक्रिय निदेशक के रूप में लौटे तो इमारत में माहौल तनावपूर्ण लेकिन सम्मानजनक था। जब वह बोर्डरूम में दाखिल हुए तो कर्मचारी खड़े हो गए। यह कोई अतिरंजित इशारा नहीं था, यह सहज था। अर्जुन ने उन्हें एक एक करके देखा और बिना कागजों के बात की। उन्होंने कहा कि ये मुश्किल महीने थे, कि गलतियां और विश्वासघात हुए थे, लेकिन कंपनी आगे बढ़ेगी। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि कुल पारदर्शिता होगी। उनकी आवाज अब थके हुए आदमी की नहीं थी, वह दृढ़, आत्मविश्वासी लग रही थी। राधा उस दिन उनके साथ थी, एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि मौन समर्थन के रूप में। उन्होंने देखा कि वह हर बातचीत में, हर निर्णय में जमीन वापस पा रहे थे। उन्होंने नई वित्तीय टीम के साथ बैठक की, सक्रिय अनुबंधों की समीक्षा करने के लिए कहा और अनियमित खातों से संबंधित किसी भी संबंध को तुरंत रद्द कर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आंतरिक ऑडिट का भी आदेश दिया कि ऐसा कुछ फिर से न हो। इसी बीच कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। तकनीकी मूल्यांकन औपचारिक रूप से अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया गया। जांच से पता चला कि निर्णयों की एक श्रृंखला थी जहां राजेश ने उचित पर्यवेक्षण के बिना भुगतान और रखरखाव को अधिकृत किया था। हालांकि उन्होंने यह तर्क देने की कोशिश की कि वह कभी दुर्घटना का कारण नहीं बनना चाहते थे। हेरफेर के सबूत स्पष्ट थे। सोनिया को भी वित्तीय आंदोलनों में उनकी भागीदारी और चिकित्सा निर्णयों में अनाधिकृत हस्तक्षेप के लिए गवाही देने के लिए बुलाया गया। मीडिया का दबाव बढ़ने लगा। कुछ मीडिया ने उस व्यवसायी के बारे में बात की जो अपने ही परिवार का शिकार हुआ था। अर्जुन ने अभी साक्षात्कार देने का फैसला नहीं किया। वह चाहते थे कि प्रक्रिया बिना किसी तमाशे के अपना कोर्स करे। इस सब आंदोलन के बीच पुनर्वास रुका नहीं, बल्कि उनकी दिनचर्या का केंद्रीय हिस्सा बन गया। हर शारीरिक प्रगति कानूनी प्रगति के साथ होती लगती थी। उन्हें अब खड़े होने के लिए इतने समर्थन की जरूरत नहीं थी। वह सीधे मदद के बिना कुछ सेकंड और खुद को संभाल सकते थे। थेरेपिस्ट ने घर के अंदर एक विशेष वॉकर के साथ भी काम करना शुरू कर दिया। पहली बार जब उन्होंने न्यूनतम समर्थन के साथ अध्ययन कक्ष पार किया तो राधा को लगा कि समय रुक गया था। यह कोई लंबी यात्रा नहीं थी, बस कुछ धीमे और सावधान कदम, लेकिन वे दृढ़ थे। अर्जुन ध्यान केंद्रित करके सांस ले रहे थे, बिना बात किए। जब वह कमरे के दूसरे छोर पर पहुंचे तो उन्होंने धीरे धीरे मुड़कर राधा को एक छोटी लेकिन वास्तविक मुस्कान के साथ देखा। उस मुस्कान का पैसे या न्याय से कोई लेना देना नहीं था, यह कुछ अधिक गहरा था। प्रिया अपनी ओर से एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजर रही थी। उन्होंने अस्थायी रूप से राजेश से अलग हो गईं, जबकि वह सब कुछ समझ रही थी जो हुआ था। वह अर्जुन के घर में अधिक समय बिताती थी, मामूली प्रशासनिक मामलों में मदद करती थी और चुपचाप साथ देती थी।
भाई बहन के बीच का रिश्ता जो सालों से तनावपूर्ण रहा था, धीरे धीरे फिर से बनने लगा। अर्जुन अब उस रात की दुर्घटना के लिए, उस कॉल के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराते थे। वह समझते थे कि जिम्मेदारी कुछ और थी। एक दोपहर जब वे औपचारिक रूप से नागरिक मुकदमे को दर्ज करने के लिए अंतिम दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे थे, अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कंपनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया और नए स्वतंत्र सलाहकारों को नियुक्त किया। वह चाहते थे कि कंपनी केवल परिवार पर निर्भर न रहे। उन्होंने चिकित्सा आपात स्थितियों का सामना करने वाले कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए एक आंतरिक कोष भी बनाया, कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। राधा ने देखा कि वे निर्णय केवल रणनीतिक नहीं थे, वे व्यक्तिगत थे। वे एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा थे। एक रात, एक लंबे दिन के बाद अर्जुन ने बगीचे में जाने के लिए कहा। उन्हें अब हर समय धक्का देने की जरूरत नहीं थी। वॉकर और हल के समर्थन के साथ वह उस पेड़ तक रास्ते का एक हिस्सा तय करने में कामयाब रहे जहां महीनों पहले उन्होंने अपने संदेह कबूल किए थे। वह वहां रुके और गहरी सांस ली। राधा उनके बगल में थी। उन्होंने शांति से बात की। उन्होंने कहा कि 2 साल तक वह यह सोचते रहे कि उन्हें हरा दिया गया था, कि उन्होंने गतिशीलता, आत्मविश्वास और नियंत्रण खो दिया था। लेकिन अब वह समझते थे कि उन्हें नष्ट नहीं किया गया था, बस उन्हें खरोंच से खुद को फिर से बनाने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने अपने हाथों को वॉकर पर टिकाया और फिर अपनी नजर उनकी ओर उठाई। उन्होंने कहा कि अगर वह नहीं आती तो शायद वह अभी भी अध्ययन कक्ष में बंद रहते, यह मानते हुए कि सब कुछ उनकी गलती थी। राधा ने इसे कम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। वह जानते थे कि वह क्या कह रहे थे। उस रात उन्होंने कानूनी प्रक्रिया या कंपनी के बारे में बात नहीं की। उन्होंने भविष्य के बारे में बात की, अतिरंजित वादों के साथ नहीं, बल्कि वास्तविक विचारों के साथ। अर्जुन ने उल्लेख किया कि वह अपने जीवन को सरल बनाना चाहते थे, जो वास्तव में मायने रखता था उस पर अधिक समय समर्पित करना चाहते थे। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था, यह जानते हुए कि जो वे बना रहे थे वह अब सिर्फ एक कामकाजी रिश्ता नहीं था। बाहर शहर की रोशनी हमेशा की तरह चमक रही थी, लेकिन उस घर के अंदर कुछ पूरी तरह से बदल गया था। अर्जुन अब वह कड़वा आदमी नहीं था जो मदद को ठुकराता था और किसी भी छोटी सी बात पर चिल्लाता था। वह विश्वासघात का शिकार भी नहीं था। वह कोई ऐसा था जो कदम दर कदम, निर्णय दर निर्णय अपनी जगह वापस पा रहा था। और जबकि कानूनी प्रक्रिया जारी रही, भावना स्पष्ट थी। नियंत्रण उनके हाथों में वापस आ गया था, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि दृढ़ता के लिए। राजेश के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही थी और कंपनी पहले से ही अर्जुन द्वारा स्थापित नई संरचना के तहत काम कर रही थी। लेकिन घर के अंदर का माहौल महीनों पहले से अलग था। अब कोई लगातार तनाव या गलियारों में छिपी हुई नजरें नहीं थीं। अब हंसी थी, धीमे लेकिन निश्चित कदम थे, और ऐसी बातचीतें थीं जो केवल समस्याओं के इर्द गिर्द नहीं घूमती थीं। अर्जुन अब हल के समर्थन के साथ छोटी दूरी चल सकते थे। वह घर के अंदर वॉकर का उपयोग करते थे और बहुत नियंत्रित यात्राओं में छड़ी का उपयोग करते थे। हर कदम अभी भी एक प्रयास था, लेकिन अब यह कोई हताश संघर्ष नहीं था, यह निरंतर प्रगति थी। एक दोपहर, एक विशेष रूप से अच्छे थेरेपी सत्र के बाद अर्जुन ने राधा से निजी तौर पर बात करने के लिए कहा। अध्ययन कक्ष में नहीं, हॉल में नहीं, वह उन्हें बगीचे में ले गए। धीरे धीरे चलते हुए, लेकिन छड़ी के अलावा सीधी मदद के बिना, अमित और सिया प्रिया के साथ पूल में थे। सूरज ढल रहा था और हवा हल्की लग रही थी। अर्जुन उस पेड़ के सामने रुके जहां इतनी सारी महत्वपूर्ण बातचीतें हुई थीं। उन्होंने गहरी सांस ली। वह घबराए हुए नहीं लग रहे थे, लेकिन गंभीर थे। उन्होंने उनसे कहा कि जब वह उनके दरवाजे पर आईं तो वह खुद का एक ऐसा रूप थे जिसे वह नहीं पहचानते थे। क्रोध, अविश्वास, बंध से भरे हुए थे। उन्होंने कबूल किया कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि वह सभी की तरह चली जाएंगी, कि उन्होंने उन्हें शब्दों से भी धकेला ताकि वह चली जाएं, लेकिन वह रुकी रहीं। दया के लिए नहीं, डर के लिए नहीं, वह दृढ़ रहीं। राधा उन्हें तेजी से धड़कते दिल के साथ सुनती रही। उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने न केवल अपने पैरों में ताकत वापस पाने में मदद की, उन्होंने उन्हें मन और हृदय में स्पष्टता वापस पाने में मदद की, कि उनकी वजह से उन्होंने दुर्घटना की सच्चाई और विश्वासघात का फिर से डूबने के बिना सामना किया। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, जैसे सटीक शब्दों की तलाश कर रहे हों। फिर वह सीधे बोले। उन्होंने उनसे कहा कि वह अब नहीं चाहते थे कि घर में उनकी उपस्थिति केवल देखभाल करने वाली के रूप में हो, कि वह वास्तव में उनके जीवन का हिस्सा बनना चाहते थे, अस्थायी समर्थन के रूप में नहीं, बल्कि साथी के रूप में। राधा को लगा कि दुनिया रुक गई थी। यह कोई अतिरंजित दृश्य नहीं था, कोई संगीत या घुटनों पर बैठना नहीं था। यह एक सरल और स्पष्ट प्रस्ताव था। अर्जुन ने असंभव वादों का वादा नहीं किया,
उन्होंने बस कहा कि वह उनके बगल में चलना चाहते थे, भले ही वह अभी भी चलना सीख रहे हों। राधा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, उन महीनों के बारे में जो उन्होंने वहां बिताए थे, उन संदेहों के बारे में जो उन्हें शुरुआत में थे। उन्होंने उस तरीके के बारे में सोचा जिसमें वह बदल गए थे कि वह अब भविष्य की ओर कैसे देखते थे। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह करीब आईं और उनका हाथ पकड़ा। उन्होंने उनसे कहा कि वह भी तब से बदल गई थीं जब वह उस घर में आई थीं, कि शुरुआत में वह केवल जीवित रहने, बिल चुकाने के बारे में सोचती थीं, लेकिन समय के साथ उन्हें लगा कि वहां कुछ बड़ा, कुछ वास्तविक था। उन्होंने हाँ कहा, चीख के साथ नहीं, अनियंत्रित आंसुओं के साथ नहीं, एक सच्ची मुस्कान के साथ जो 1000 शब्दों से अधिक कहती थी। अगले कुछ दिन असतत लेकिन खुशहाल थे। उन्होंने तुरंत कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की। पहले उन्होंने अमित और सिया से बात की। अर्जुन उनके साथ हॉल में बैठ गए। उन्होंने उन्हें समझाया कि वह अपनी मां के साथ एक परिवार बनाना चाहते थे। अमित ने पहले उन्हें गंभीरता से देखा। उन्होंने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वे हमेशा के लिए वहां रहेंगे। अर्जुन ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा जो वे पहले से थे। सिया बस मुस्कुराई और कहा कि तब वह उनके पिता होंगे। उस वाक्य ने उन्हें एक सेकंड के लिए अवाक कर दिया। प्रिया अगली थीं जिन्हें पता चला। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन दोनों को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वे कुछ अच्छा पाने के लायक थे। शादी कोई लग्जरी या प्रेस से भरी घटना नहीं थी। अर्जुन ने जोर दिया कि यह कुछ अंतरंग हो। यह घर के बगीचे में उसी पेड़ के नीचे हुई जो इतनी सारी मुश्किल बातचीत का गवाह रहा था। करीबी कर्मचारी, कुछ विश्वसनीय साझेदार और कुछ सच्चे दोस्त उपस्थित थे। कोई दिखावा नहीं था, सच्चाई थी। अर्जुन अपनी छड़ी के सहारे धीमे लेकिन दृढ़ कदमों से समारोह स्थल की ओर चले। उस दिन उन्हें व्हीलचेयर की जरूरत नहीं पड़ी। जब वह राधा के सामने पहुंचे तो उन्होंने उन्हें ऐसे देखा जैसे पूरे रास्ते की यात्रा केवल उस पल के लायक थी। प्रतिज्ञाएं सरल थीं। उन्होंने त्रासदियों या विश्वासघात की बात नहीं की। उन्होंने निर्णयों की बात की, रुकने की, एक साथ आगे बढ़ने की, भले ही रास्ता हमेशा सीधा न हो। अमित और सिया सामने छोटी फूल लिए खड़े थे। जब न्यायाधीश ने उन्हें पति पत्नी घोषित किया तो कोई आतिशबाजी नहीं हुई। सच्ची तालियां और मुस्कान थीं जिन्हें अतिशयोक्ति की जरूरत नहीं थी। उस रात घर बड़ा या खाली नहीं लगा, वह भरा हुआ लगा। महीनों बाद परिवार और भी मजबूत हो गया जब राधा गर्भवती हो गई। खबर बिना किसी सख्त योजना के आई, लेकिन शांत खुशी के साथ प्राप्त हुई। अर्जुन, जिन्होंने कभी सोचा था कि उनका जीवन हमेशा के लिए रुक गया था, अब अपनी पत्नी के साथ मेडिकल कंसल्टेशन में जाते थे। उनके बगल में तेजी से निश्चित कदमों के साथ चलते थे। बच्चे का जन्म एक और पल था जिसने एक पहले और बाद का निशान छोड़ा। एक स्वस्थ बच्चा जो एक ऐसे परिवार में आया था जिसे कठिनाई से बनाया गया था। जब अर्जुन ने अपने नवजात बेटे को गोद में लिया तो उन्होंने व्हीलचेयर, विश्वासघात या दुर्घटना के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने वर्तमान के बारे में सोचा। भविष्य में कंपनी स्थिर रही, कानूनी प्रक्रिया जारी रही, लेकिन अब यह सबका केंद्र नहीं थी। अब पारिवारिक रात के खाने, स्कूल का होमवर्क, सप्ताहांत के लिए सरल योजनाएं थीं। अर्जुन अपने पुनर्वास पर काम करते रहे, दायित्व से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से। और घर में उनका हर कदम अब संघर्ष का प्रतीक नहीं था बल्कि निरंतरता का था। जीवन दुर्घटना से पहले जैसा नहीं रहा। यह अलग था, अधिक जागरूक, अधिक चुना हुआ। और जैसे ही बगीचा 3 बच्चों की आवाजों से भर गया, अर्जुन ने समझा कि जिस प्रहार ने उन्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसने उन्हें बिना उन्हें जाने उस परिवार की ओर भी ले गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अभी भी हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार सब कुछ अपनी जगह पर आ गया था। कंपनी स्थिर थी, राजेश के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और घर पर जीवन शांत गति से चल रहा था। अर्जुन दिन ब दिन बेहतर चल रहे थे। वह अब घर के अंदर छड़ी का उपयोग नहीं करते थे और केवल तभी उसे ले जाते थे जब वह बहुत भीड़ वाली जगहों पर जाते थे। बच्चा 6 महीने का था और हर कोने को हंसी और रोने से भर देता था। अमित और सिया उसे एक खजाने की तरह प्यार से देखते थे। राधा पहले से कहीं अधिक शांत लग रही थी। अगर किसी ने बाहर से दृश्य देखा होता तो उसने सोचा होता कि तूफान पूरी तरह से गुजर चुका था, लेकिन सच्चाई ने अभी भी एक आखिरी टुकड़ा छिपा रखा था। यह सब आपराधिक मामले को संभालने वाले वकील के एक अप्रत्याशित फोन कॉल से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप से संबंधित एक नया गवाह सामने आया था जिसने एसयूवी में हेरफेर किया था। यह कोई सामान्य कर्मचारी नहीं था, वह मुख्य मैकेनिक का पुराना साथी था, कोई ऐसा जिसने जांच के तेज होने के बाद बोलने का फैसला किया था। अर्जुन ने बैठक व्यक्तिगत रूप से करने के लिए कहा। राधा ने उनके चेहरे पर तनाव देखा,
जब उन्होंने फोन रखा। यह डर नहीं था, यह इस बात का एहसास था कि कुछ और सामने आने वाला था। अगले दिन वकील के कार्यालय में उस व्यक्ति ने वह बताया जो वह जानता था। उन्होंने पुष्टि की कि ब्रेक वॉल्व को संशोधित करने का काम वर्कशॉप का एक अलग निर्णय नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से स्पष्ट निर्देश मिले थे जिसने अनुरोध किया था कि वाहन कुछ निश्चित परिस्थितियों में अस्थिर प्रतिक्रिया दे, बिना त्वरित जांच में कोई स्पष्ट खराबी छोड़े। अर्जुन ने अपने पैरों पर हाथ कस लिए। वकील ने पूछा कि क्या वह व्यक्ति राजेश थे। गवाह ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि राजेश ने केवल भुगतान और वर्कशॉप की सिफारिश का प्रबंधन किया था, लेकिन जिसने विशिष्ट तकनीकी आदेश दिया था वह कोई और व्यक्ति था, एक महिला। अर्जुन को लगा कि हवा और घनी हो गई थी। गवाह के मुंह से नाम निकलने में कुछ सेकंड लगे, लेकिन जब उन्होंने इसे कहा तो दुनिया रुक सी गई। सोनिया। गवाह ने समझाया कि उन्होंने ही अनुरोध किया था कि काम विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए, कि उन्होंने उल्लेख किया था कि एसयूवी का मालिक अब स्पष्ट निर्णय नहीं ले रहा था और उन्हें कंपनी में नियंत्रण के संक्रमण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। उन्होंने सीधे गंभीर दुर्घटना का कारण बनने की बात नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह एक ऐसी खराबी की तलाश में थी जिसे बाहरी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। अर्जुन पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से चुप रहे। राजेश मुख्य केंद्र बिंदु थे। उन्होंने भुगतान का प्रबंधन करने और जानकारी छिपाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन यह कभी साबित नहीं हुआ था कि वह वास्तव में दुर्घटना चाहते थे। अब कहानी ने एक और रूप ले लिया। सोनिया सिर्फ थेरेपी को रोकना या वित्त में हेरफेर नहीं करना चाहती थी, उन्होंने शुरुआत से ही उन्हें कमजोर करने की योजना बनाई थी। राधा, जो उनके बगल में बैठी थी, को लगा कि उनका दिल सिकुड़ गया था। उन्हें हर ठंडी नजर, उन्हें निकालने का हर प्रयास, हर चिकित्सा हस्तक्षेप याद आया। सब कुछ फिट बैठ रहा था। वकील ने समझाया कि उस गवाही और जुड़े हुए वित्तीय रिकॉर्ड के साथ मामला बड़ा हो जाएगा। यह अब सिर्फ धोखाधड़ी और लापरवाही नहीं थी, यह नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। अर्जुन कई मिनट तक नहीं बोले। जब उन्होंने आखिरकार ऐसा किया तो उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि प्रक्रिया अंत तक चले, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि पूरी सच्चाई के लिए। खबर प्रिया तक घंटों बाद पहुंची। प्रतिक्रिया विनाशकारी थी। यह समझना कि उनके पति वित्तीय हेरफेर का हिस्सा थे कठोर था, लेकिन यह जानना कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त, जिस महिला पर उन्हें भरोसा था, वही थी जिसने वाहन की तकनीकी गड़बड़ी की योजना बनाई थी, यह एक और भी गहरा प्रहार था। सोनिया को कुछ दिनों बाद औपचारिक बयान देने के लिए हिरासत में लिया गया। मीडिया ने खबर को उछाला। उस व्यवसायी की कहानी जिसने न केवल एक दुर्घटना से बचा बल्कि उसे रास्ते से हटाने के एक सुनियोजित प्रयास से भी बचा, सुर्खियों में छाई रही। अर्जुन ने आखिरकार एक संक्षिप्त साक्षात्कार देने के लिए स्वीकार किया। उन्होंने नफरत से बात नहीं की, उन्होंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, उन्होंने बस कहा कि सच्चाई में समय लगता है, लेकिन वह आती है, और उनकी वसूली सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह मानसिक और भावनात्मक भी थी। उस रात घर वापस आकर वह राधा के साथ बगीचे में चले। उनके पास छड़ी नहीं थी, उनके कदम अभी भी सही नहीं थे, लेकिन वे निश्चित थे। वे उस पेड़ के सामने रुके जो सब कुछ का गवाह रहा था। उन्होंने घर की ओर देखा जहां बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। उन्होंने उस पल के बारे में सोचा जब उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका जीवन उस बारिश वाली रात को समाप्त हो गया। हाँ, अगर सोनिया ने अपना पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया होता तो शायद वह कभी अपराधबोध और क्रोध से बाहर नहीं निकल पाते। शायद उन्होंने बिना सवाल उठाए अपनी नियति को स्वीकार कर लिया होता, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने गणना नहीं की थी। वह राधा का आगमन था, वह महिला जो जरूरत के कारण उनके दरवाजे पर आई थी, लेकिन दृढ़ विश्वास के कारण रुक गई थी। अर्जुन ने उन्हें देखा और कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ के चक्र को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह दुर्घटना नहीं हुई होती तो शायद उन्होंने कभी अपनी जीने की शैली नहीं बदली होती। शायद वह संख्याओं से जुनूनी व्यवसायी बने रहते, ऐसे लोगों से घिरे रहते जो बिना सवाल उठाए प्रशंसा करते थे। उन्होंने खरोंच से उठने की वास्तविक ताकत को नहीं जाना होता। उन्हें उस परिवार को नहीं जाना होता जो अब उनके आसपास था। राधा ने उनका हाथ पकड़ा। उन्हें और शब्दों की जरूरत नहीं थी। घर के आसपास था, अंदर। अमित प्रिया की निगरानी में शिशु को गोद में लेकर दौड़ रहा था। सिया जोर से हंस रही थी। जीवन जारी रहा, लेकिन अब दस्तावेजों में छिपे रहस्यों या छाया में लिए गए निर्णयों के बिना। अर्जुन बगीचे में कुछ और कदम चले, बिना समर्थन के, बिना डर के। हर कदम दृढ़ था, इसलिए नहीं कि वह भूल गए थे कि क्या हुआ था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसका पूरी तरह से सामना किया था। अंतिम सत्य ने न केवल यह बताया कि किसने उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, इसने यह भी बताया कि भले ही कोई आपकी गिरावट की योजना बनाता है,
वह हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि आप कैसे उठने का फैसला करते हैं।